हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 11th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि रेंचो ने रोबोट किज्जी का एरर ठीक कर दिया था और अब उसे जो भी कहा जाए वो सक्सेसफुली करके दे सकता है। डेमो के तौर पर रेंचो ने उसे लो अल्कोहल रैम ऑर्डर करवाया। फिर उन्हें ये कहते हुए चला गया कि जब किज्जी मेरा ऑर्डर ले आए तो मुझे बता देना, मुझे क्लिनिकल लेबोरेटरी में कुछ जरूरी काम है। उसी तरफ हमें जीनियो को दिखाया गया जो हॉट सी ड्रेसिंग करके जिबाई को हार्ट अटैक दे देती है। वो बेचारा तो इसे जाने के लिए कहता है, सोचने लगा कि कहीं कोई हमें देख ही ना ले। इतने में डोर पर नॉक होता है और जीनियो भी फौरन से चुप गई क्योंकि वो भी जिबाई को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। रेंचो इंटर होते साथ ही कहने लगा कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और जिबाई डरते डरते बोला कि मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं और वैसे भी कंप्यूटर के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता। रेंचो बोला कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, और वैसे भी मैं कंप्यूटर के बारे में पूछने नहीं आया बल्कि जियोंग के बारे में पूछना चाहता हूँ कि वो कॉलेज में डेट क्यों नहीं करना चाहती। तुम उसके अच्छे दोस्त हो ना, उसे मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। इस पर जिबाई बोला कि मैं जीनियो के अलावा और किसी को भी नहीं जानता और तुमने ही तो कहा था ना कि लव शव इंसान को स्टूपिड बना देता है। अब तुम्हारे लिए मसला क्या है, आराम से अपने कैरियर पर फोकस करो। उसकी बातें सुनकर जीनियो को तो अच्छा लगा पर रेंचो को बड़ा गुस्सा आया कि तुमने अपने लिए तो डेट सेट कर ली और अब मेरी हेल्प करने में तुम्हें मौत पड़ रही है। कंटिन्यूसली जीनियो की बुराई करना शुरू कर दी कि वो तो कभी भी स्कूल में अच्छे ग्रेड्स नहीं ले सकी। उसे पढ़ाने के बजाय तुमने उसके साथ डेट करना शुरू कर दिया। ये बातें तो और जीनियो से भी सुनी नहीं जा रही थी। खड़े होकर कहने लगी कि बस कर दो, आप कब तक एक दूसरे की गर्लफ्रेंड की बुराइयां करते रहोगे। रेंचो उसे यहाँ देखकर हैरान हो गया और जीनियो बोली कि अगर तुम भी अपनी लव लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तो जाकर जियोंग को अपनी फीलिंग्स बता दो। इधर जियोंग क्विज में अच्छे ग्रेड्स लेकर इतनी ज्यादा खुश थी कि उसे अपने बैग में भी नहीं डालती। कहने लगी कि जो मर्जी हो लेकिन रेंचो टीचर बहुत अच्छा है। ये सुनकर तो शाह शॉक्ड ही हो जाती है। कहने लगी कि क्या मतलब कि रेंचो पिछले 7 दिनों तुम्हारे घर आकर तुम्हें पढ़ाता रहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ अजीब सी बात है? जियोंग बोली तुम पागल हो गई हो क्या? अच्छे ग्रेड्स लेने वाले स्टूडेंट्स की हॉबी होती है दूसरों को पढ़ाना और शायद उनसे नहीं देखा जाता किसी को बुरे ग्रेड्स लेते हुए। अब ये नॉनसेंस बातें करना बंद करो, चलो मेरे साथ, हमें सर्जिकल टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी। मैं उसमें भी अच्छे ग्रेड्स लेना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उसे सर्जिकल प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जो कि दिखने में तो बिल्कुल रियल केस लग रहा था। साथ ही साथ दोनों की आंखों से आंसू आते हैं क्योंकि सर्जरी ही एक ऑनियन की हो रही थी। शाओ बोली के लेबोरेटरी में हमारे पास कितने सारे केसेस होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी सर्जरी को प्रैक्टिस कर सके, लेकिन जियोंग को खुद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो रॉन्ग सर्जरी करके किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती। इधर जिबाई रेंचो को समझा रहा था कि अगर तुम जियोंग को अपनी फीलिंग्स नहीं बताओगे तो उसे पता कैसे चलेगा कि तुम उससे प्यार करते हो। कुछ साइंटिस्ट की एग्जांपल्स भी दी जिन्होंने अपने कैरियर के साथ साथ अपनी लव लाइफ को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया। अब जब उसे जिबाई ने इतना ज्यादा मोटिवेट कर ही दिया था तो वो जियोंग के पास आता है उसे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, लेकिन शाओ के सामने वो कुछ भी नहीं बता पा रहा था। फिर जैसे तैसे बेचारे ने हिम्मत की जियोंग को अपनी फीलिंग्स बताने की, तभी जियोंग को छींक आ जाती है और वो ये कहते हुए वहाँ से भाग गई कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। यहाँ जीनियो ने इसे एक वीडियो सेंड की जिसमें जिबाई उसके लिए रोमांटिक सी पोएम पढ़ रहा था। साथ ही उसे बताती है कि देखो कजन, डेटिंग करना कितनी स्पेशल फीलिंग होती है, भला तुम इस फीलिंग्स को कैसे समझ सको। बेचारे रेंचो को तो उसकी बातें सुनकर काफी गुस्सा आया। एक तो जियोंग को उसकी बात समझ नहीं आ रही, ऊपर से उसकी ये अजीब अजीब सी बातें, साथ ही उसे ब्लॉक कर दिया। अगला सीन हमें क्लास का दिखाया गया जहाँ सर्जिकल क्विज के लिए पहले तो जियोंग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, लेकिन बाद में उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया क्योंकि उसने अपनी क्लास फेलो की बात सुन ली थी कि हमारे डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट ने अपना डिपार्टमेंट चेंज करवा लिया है क्योंकि वो अच्छे ग्रेड्स नहीं ले सका। जियोंग को भी लगा कि अगर मैं हमेशा इस तरह डरती रही तो मैं कभी भी अच्छे ग्रेड्स नहीं ले सकूंगी और शायद मुझे भी अपना डिपार्टमेंट चेंज करवा लेना चाहिए। इधर रेंचो ने उसको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए पूरा मैथमेटिकल फार्मूला बना लिया था जो उसे तो काफी रोमांटिक लगता है, पर देखा जाएगा कि उसकी ये वाली ट्रिक काम करती है या नहीं। फिर जब जियोंग क्लासरूम से बाहर आई तो उसे अपना टैब पकड़ाते हुए कहने लगा कि यही वो बात है जो मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था। वो बोली तुम सिर्फ मुझे अपनी ये ड्राइंग दिखाना चाहते थे, इसमें ऐसी खास बात क्या है? असल में रेंचो ने एक मैथमेटिशियन को फॉलो किया था जिसने प्रिंसेस को इस तरह करके अपनी फीलिंग्स बताई थी, पर उसकी ये वाली ट्रिक जियोंग पर चलने वाली कहाँ थी। पहले से ही उसका मूड काफी ऑफ था। कहने लगी मुझे भूख लगी है, ये फजूल सी ड्राइंग देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं।
जिबाई ने भी इसे मैसेज करके बताया कि फौरन से लेबोरेटरी आकर मुझसे मिलो, मुझे तुमसे कुछ एकेडमिक डिस्कस करना है। और जब रेंचो वहाँ पहुँचा तो जिबाई 2 बुके लेकर उसके सामने खड़ा था। कहने लगा कि मुझे इसमें किस वाली का सिलेक्शन करना चाहिए जिनियो को प्रपोज करने के लिए। रेंचो बोला कि तुम किसी बायोलॉजिस्ट को फॉलो क्यों नहीं कर लेते, जिस पर जिबाई कहने लगा कि पागल हो गए हो क्या, वो सब तो मैंने सिर्फ तुम्हें एग्जांपल दी थी। किसी को भी प्रपोज करने के लिए उसका सूटेबल मेथड ढूंढना चाहिए। और ये बात हमारे रेंचो को अभी अभी समझ आई। नेक्स्ट सीन में रेंचो जाता है लाइब्रेरी कुछ लव बुक्स पढ़ने के लिए और तभी वहाँ उसे जियोंग नजर आई, जिसे देखकर ये सोचने लगा कि यही मेरे पास मौका है, क्यों ना मैं इसके पास जाकर स्ट्रेट फॉरवर्ड इसे अपनी फीलिंग्स बता दूं। जियोंग भी उसे यहाँ अचानक देखकर डर जाती है। उसके हाथ से बुक नीचे गिर गई, जिसमें रेंचो ने डिपार्टमेंट चेंज करने की एप्लीकेशन देखी। अब जियोंग ने इस बात को कवर करने की काफी कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो मान ही जाती है कि हाँ मैं अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाहती हूँ। तुम जैसा परफेक्ट स्टूडेंट कभी भी मेरी मुश्किलें नहीं समझ सकता। रेंचो उसे ये बताने की कोशिश करता है कि मैं इतना भी परफेक्ट नहीं, भला एक लड़का जो अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता वो और क्या करेगा, पर ये कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही। इसीलिए उसने बात बदलते हुए ये कह दिया कि मुझे डेजर्ट बनाना नहीं आता, क्या प्लीज तुम मुझे सिखाओगी। नेक्स्ट सीन में हम रेंचो को डेजर्ट बनाते हुए देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो उसे जियोंग ने बताया था। इस डेजर्ट में वो उस लो अल्कोहल रैम का यूज करता है जो उसने किजी रोबोट से मंगवाया था। बाकी सब भी उसे हैरानी से देख रहे थे कि इतना परफेक्ट स्टूडेंट तो आज तक हमने कभी भी नहीं देखा जिसमें एक साथ ही सारे स्किल्स हो। डेजर्ट बना लेने के बाद वो इसे जियोंग के पास लेकर जाता है उसे चेक कराने के लिए, पर वो बेकिंग क्लब में अवेलेबल नहीं थी। कॉल करके पता किया तो वो लेबोरेटरी में थी, क्योंकि सू को चोट लग गई है जिसकी बेंडिंग जियोंग करने वाली थी। जिस तरह से वो सू का फ्रैक्चर डिटेक्ट करने की कोशिश करती है, बेचारा सू से बता नहीं पा रहा कि उसे कितना पेन हो रहा है। जियोंग को खुद भी एंजाइटी होने लगी थी, क्योंकि उसने रियल केसेस ज्यादातर फेस नहीं किए। उसे खुद भी समझ नहीं आती कि आखिर मैं क्या करूं। लकीली वहाँ सिचुएशन को संभालने के लिए शाओ आ जाती है, उसका अच्छे से बैंडेज लगा दिया और फिर सीटी स्कैन करने के लिए उसे हॉस्पिटल ले गई। बेचारी जियोंग सोचने लगी कि ना तो मेरी राइटिंग अच्छी है, ना मैं स्टडी में अच्छी हूँ, ना ही मेरे अच्छे ग्रेड्स आ पा रहे हैं, ये लाइफ इतनी मुश्किल क्यों हो गई। दूसरी तरफ रेंचो भी सोच कर परेशान हो रहा था कि ये प्यार करना पढ़ाई की तरह आसान क्यों नहीं होता। आई विश के मुझ में भी थोड़ी सी हिम्मत आ जाए। नेक्स्ट सीन में रेंचो अकेला बैठकर सू को कॉल करता है उसका हाल चाल पूछने के लिए, और फिर खुद ही अपना डेजर्ट निकाल कर खाने का सोचता है, क्योंकि जियोंग को तो अपनी फीलिंग्स बताना इम्पॉसिबल था। तभी वहाँ जियोंग भी आकर बैठ गई रिलैक्स करने के लिए, जो देखकर उसे तो काफी अच्छा लगा। डेजर्ट को देखकर जियोंग भी उसे टेस्ट करने लगी और बताया कि इसमें से अल्कोहल की इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल क्यों आ रही है। रेंचो ने बताया कि मैंने तो इसमें लो अल्कोहल रैम का यूज किया था, पर तुम ठीक कह रही हो, इसकी स्मेल तो वाकई बहुत ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ हमें कंप्यूटर लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चला कि रेंचो ने लो के बजाय हाई अल्कोहल रैम का यूज कर लिया था, क्योंकि उसके कोवर्कर ने इसे गलत बोतल पकड़ा दी थी। यानी कि जियोंग एक बार फिर से ड्रंक होने वाली है। रेंचो को एक नया मौका मिल गया जियोंग को अपनी फीलिंग्स बताने का, और एक लंबी चौड़ी सी स्पीच उसने पहले से ही तैयार कर ली थी, जिसमें वो जियोंग को बताने वाला था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। काफी हद तक तो उसने अपनी फीलिंग्स बता भी दी थी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि मिस जियोंग तो ड्रंक है, उसे मेरी कही हुई एक बात भी समझ नहीं आई। उल्टा जियोंग उसके सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, बेहतर होगा कि मैं अपना डिपार्टमेंट चेंज कर लूं। नेक्स्ट सीन में सू को हॉस्पिटल से वापस लाते हुए जिबाई का मैसेज आता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने जो बुके सेलेक्ट किया था वो जिनियो को काफी पसंद आया। अगर तुम्हें भी कभी मेरी हेल्प की जरूरत हुई तो मुझे जरूर बताना। जिस पर रेंचो बोला कि मैंने जियोंग को अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस कर दी। बताया कि आज से मैं जियोंग का प्राइवेट ट्यूटर बन गया हूँ, मैं पढ़ाई में उसकी हेल्प करूंगा। ये सुनकर तो सू भी उस पर हंसने लगा कि ये टीचर और स्टूडेंट का रोमांस दिखने में कितना क्यूट लगेगा। फ्लैशबैक से हमें दिखाया गया कि रेंचो ने जियोंग से वादा कर लिया था पढ़ाई में उसकी हेल्प करने की, और फिर उसे घर तक भी छोड़ने के लिए जाता है। ये सब रेंचो ने इसलिए किया क्योंकि वो जियोंग को अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहता है, और जब तक वो खुद फील ना कर ले तब तक रेंचो भी उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताएगा। अब जियोंग उसकी फीलिंग्स को कब समझेंगे ये तो हम अगले ही एपिसोड्स में जान पाएंगे। हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 12th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक रोमांटिक सा सीन दिखाया जाता है, जहां जियोंग रेंचो से कह रही थी कि खबरदार अगर तुमने बाहर किसी को बताने की कोशिश की कि मैंने तुम्हें बुले किया तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ इसे ज्यादा बुरा कर सकती हूँ। बेचारा रेंचो भी ऐसे डर रहा था जैसे लड़का वो नहीं बल्कि जियोंग हो, और जियोंग से उसकी इज्जत को बहुत बड़ा खतरा है। इसके साथ ही जियोंग की आंख खुली जिसने शाओ की शर्ट पकड़ी हुई थी। वो भी कहने लगी कि पागल हो गई हो क्या, मैं
तुम्हारा ब्लैंकेट ठीक कर रही थी और तुमने मेरी शर्ट ही पकड़ ली। एक तो तुम्हारे कल रात के किए हुए कांड से मैं इतनी ज्यादा एम्बेरस हुई, जब भी ड्रिंक करती हो कुछ न कुछ उल्टा जरूर कर देती हो। जियोंग को भी अभी ही रियलाइज हुआ कि कल तो वो रेंचो के साथ थी। लास्ट टाइम जब उसने ड्रिंक किया था तो उसे पटाने की बात की थी, पता नहीं इस बार क्या कर दिया होगा। शाओ ने बताया कि तुम्हें रूम तक छोड़ने के लिए गार्ड आंटी आई थी और तुम उनके साथ भी ऐसी अजीब सी हरकतें कर रही थी, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। इसके बाद वो गार्ड आंटी के पास जाती है उनसे कल रात की सारी सच्चाई उगलवाने के लिए, क्योंकि उसे खुद तो कुछ भी याद नहीं रहा। मसाज करने के बहाने आंटी से पूछती है कि कल रात क्या हुआ था, जिस पर उन्होंने बताया कि तुमने रेंचो की शर्ट उतरवा दी थी, उसके पास से आना नहीं चाह रही थी। वो तो शुक्र करो कि वहाँ रेंचो था, कोई और नहीं। उस बेचारे ने तो मुझे ये बात किसी को बताने से भी मना कर दी, खबरदार आइंदा कभी तुमने ड्रिंक की तो। दूसरी तरफ हमें सू को दिखाया गया जो कि रेंचो को समझा रहा था कि जरा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए उसका टीचर ही बनकर रह जाओ और जियोंग को कोई और ही उठा कर ले जाए। इधर जियोंग को इतनी ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही थी, समझ नहीं आती कि किस तरह से उसे सॉरी बोलूं। आखिर उसकी शर्ट उतरवाना कोई छोटी बात तो नहीं। तभी एक कोवर्कर ने उसे देखकर बताया कि रेंचो तो अभी तक यहाँ नहीं आया, अगर तुम चाहो तो यहाँ बैठकर उसका वेट कर सकती हो। फिर यहाँ वेट करते करते जियोंग इन लोगों को देखकर और ज्यादा एम्बेरसमेंट फील करती है और जाने ही लगी थी कि वहाँ रेंचो भी पहुँच आया। इससे पहले कि जियोंग उसे सॉरी करती, रेंचो ने ही सॉरी बोल दिया कि मेरी वजह से तुम कल ड्रंक हो गई थी। खैर ये माफी शाफी वाला मामला निपटाने के बाद रेंचो ने बताया कि मेरे कोवर्कर्स तुमसे कुछ हेल्प मांगना चाहते हैं, और वो हेल्प ये थी कि इन सबको रिसर्च कंपटीशन के लिए न्यू स्टाइल ड्रेसिंग करनी थी, पर समझ नहीं आ रही कि किस तरह के कपड़े खरीदे। नेक्स्ट सीन में हमें सू को दिखाया गया जिसकी सारी जिम्मेदारी रेंचो ने किजी के हवाले कर दी थी और वो भी लंगड़ी टांग के साथ इसके पीछे पीछे चले आ रहा था। तभी उसे शाओ नजर आई और वो सोचने लगा कि पिछले 5 दिन से तो मैं नहाया नहीं हूँ, अगर ये लड़की मेरे पास आ गई तो अच्छा नहीं होगा, इससे पहले ही बेटा जान बचाकर निकल जा। ये तो जान बचाकर निकल गया, पर शाओ को शौक में डाल गया कि पता नहीं इससे हो क्या गया है। इधर जियोंग को दिखाया गया उन सब के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए, और जब वो शर्ट लेने लगी तो उसे फिर से ख्याल आया कि मैंने किस तरह रेंचो की शर्ट उतरवाई होगी, ये यकीनन काफी एम्बेरसिंग होगा। साथ ही साथ वो इमेजिन करती है जब उसने अपने सॉक्स उतार दिए थे और रेंचो उसे दोबारा पहना देता है ये कहकर कि तुम्हें ठंड लग जाएगी। तभी जियोंग जबरदस्ती उसकी शर्ट उतारने लगी और ये सोच कर वो अपने ब्रेन को नॉक करती है कि ये मैंने क्या कर दिया। रेंचो ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक दिया कि वैसे ही तुम इतनी वीक माइंडेड हो, अब क्या इससे बदतर बनना चाहती हो। नेक्स्ट सीन में रेंचो जियोंग को एक रेस्टोरेंट लेकर आता है जहाँ शेफ चैलेंज कंपटीशन होने वाला था और जो जीत जाएगा उसे प्राइजेस मिलेंगे। प्राइजेस तक की बात तो सही थी, लेकिन जियोंग इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना चाहती थी क्योंकि वो जानती है मैं हर बार नर्वस हो जाती हूँ। इस पर रेंचो ने उसे याद दिलाया कि कल तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें जैसा कहूँगा तुम उसको फॉलो करोगी, चाहे इस बारे में जियोंग को कुछ भी याद नहीं। इससे पहले के रेंचो उसे कल के बारे में कुछ और याद दिलाता, जियोंग ने फौरन से कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए साइन कर दिया। नेक्स्ट सीन में हमें जिनियो को डांस प्रैक्टिस करते हुए दिखाया गया, पर उसका ध्यान डांस में बिल्कुल भी नहीं था और इसी दौरान उसे चोट भी लग गई। और जैसे ही उसे जिबाई का मैसेज आया जिसमें उसने कहीं बाहर जाने के लिए कहा था तो वो फौरन से वहाँ से चुपके छुपाते हुए भाग गई। दूसरी तरफ जियोंग ने रेंचो के कहने पर डेजर्ट बनाया था जो कि अब उसे टेस्ट करवाने के लिए लेकर आती है। उसे स्विमिंग करते हुए देखकर लाउड वॉइस में कहती है कि मैं ये कंपटीशन नहीं लड़ना चाहती, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं नर्वस हो जाती हूँ और सब कुछ खराब कर देती हूँ। जब रेंचो स्विमिंग पूल से बाहर आया तो जियोंग बोली कि मैंने तुम्हें अपना प्राइवेट ट्यूटर बनने के लिए कहा होगा, पर उस वक्त मैं ड्रंक थी, मेरी बात को इतना भी सीरियस मत लो। जिस पर वो बोला कि ड्रंक तुम थी ना, मैं तो नहीं था। और तुम्हें पता है मैंने स्विमिंग करना क्यों सीखा? क्योंकि मुझे पानी से सबसे ज्यादा डर लगता था। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं हमेशा डरता ही रहूंगा तो ये डर कभी भी मेरे दिल से खत्म नहीं होगा, और इस तरह हिम्मत करके मैंने अपने डर को खत्म कर दिया। यहाँ जिबाई और जिनियो को रेस्टोरेंट में दिखाया गया जहाँ वो डांस रिहर्सल के बारे में पूछ रहा था। बताता है कि तुम्हारा कंपटीशन होने वाला है, तुमने मुझे इस बारे में बताया ही नहीं। लेकिन जिनियो उसके मुंह से कंपटीशन के बारे में सुनकर डर सी जाती है क्योंकि वो इस बारे में जिबाई को नहीं बताना चाहती थी, और शायद इसलिए कि आजकल उसकी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं चल रही। नेक्स्ट सीन में रेंचो जियोंग का एप्रन टाई करके उसे रेडी कर देता है, उसके बाल भी टाई कर दिए ताकि काम करने में उसे कोई मुश्किल ना हो। यहाँ हमारी जियोंग की तो सांसें ही फूली हुई थी क्योंकि एक तो वैसे ही वो नर्वस हो जाती है, ऊपर से उसे समझ भी नहीं आ रही कि आखिर रेंचो उसे क्या करवाना चाह रहा है। जियोंग सबको काफी ज्यादा डाल कर दे रही थी, जिस पर शेफ आंटी ने उसे समझाया कि तुम्हें थोड़ा सा इसको शेक करना है, और फिर वो इतना ज्यादा शेक कर देती है कि लिया हुआ सारा मटेरियल ही नीचे गिर जाता और बेचारे स्टूडेंट्स का भी दिल टूट जाता है। तभी वहाँ फोंग आया जो साथ ही कहने लगा कि आंटी मुझे सबसे ज्यादा डाल कर देना। जियोंग बोली क्या? मैं आंटी?
सब्र करो बेटा, तुम्हें तो मैं सबसे ज्यादा डाल कर देती हूँ। और फिर उसे सर्व करते हुए जियोंग ने ऐसा शेक किया कि पिछले किए हुए सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। वोंग भी बेचारा अब क्या ही कर पाता, उसे भी इस पर गुजारा करना पड़ा। उसके जाने के बाद यहाँ एक और स्टूडेंट आता है जो खाने के मामले में काफी पिकी था। कैफे में बना हुआ कुछ भी उसे पसंद नहीं आता और उसे देखकर रेंचो कहने लगा कि हम जिसे ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया। नेक्स्ट सीन में रेंचो जियोंग को समझा रहा था कि हमने ऐसे 3 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जो खाने के मामले में काफी पिकी हैं। अब वही तुम्हारे डेजर्ट को टेस्ट करके तुम्हें रैंकिंग बताएंगे और इस तरह तुम्हें तुम्हारे बेकिंग का लेवल पता चल जाएगा। इसके बाद जियोंग ने डेजर्ट प्रिपेयर करके उनके सामने रखा था, लेकिन साथ ही साथ वो काफी नर्वस होती है क्योंकि उसे अपनी कैपेबिलिटीज पर कभी भी ट्रस्ट नहीं होता। और जब रिजल्ट आउट हुआ तो उसे तीनों की तरफ से 96 पॉइंट्स मिले। ये देखकर तो जियोंग को यकीन ही नहीं होता कि इतने अच्छे ग्रेड्स तो मैंने कभी अपनी स्टडी में भी नहीं लिए। रेंचो को भी इतनी हेल्प करने पर थैंक यू कहा। अब उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो जरूर आ गया इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। आफ्टर दैट पूछती है कि तुम्हारे लैब मेट्स को वो ड्रेसेस पसंद आए जो मैंने उनके लिए ऑर्डर करवाए थे। तो दूसरी तरफ हमें लैब मेट्स का सीन दिखाया गया। मुझे तो इनकी ड्रेसेस काफी फनी लगी, शायद इन्हें भी थोड़ी बहुत फनी लगी हो, पर जियोंग ने इन्हें समझाया कि तुम लोगों का कॉन्फिडेंस तुम्हारे ड्रेसिंग पर नहीं बल्कि तुम्हारे नॉलेज पर डिपेंड करता है। इसलिए कल कंपटीशन के दौरान बहुत कॉन्फिडेंट रहना, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम लोग बहुत अच्छे से करके दिखाओगे। रेंचो को उसका ये लेक्चर सुनने में काफी अच्छा लग रहा था और वो स्टिल जियोंग को ही देखता रहा। इसके बाद हमें रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी रश बनी हुई थी, लेकिन जियोंग कंपटीशन के लिए भी लेट नहीं होना चाहती। इस पर रेंचो ने उसे टाइम पर पहुँचने के लिए एक और आइडिया दिया और वो आइडिया यही था कि वहाँ से निकलकर पैदल ही इनको आना पड़ा। रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद जियोंग ने देखा कि कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है और उसे काफी एंजाइटी भी होने लगी, लेकिन फिर भी इस पर कंट्रोल करते हुए वो अपनी पोजीशन संभाल लेती है। तभी एक फिसलकर उसके हाथ से गिरने वाला था कि रेंचो टाइम पर आकर उसे रोक देता है। बताया कि मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनकर आया हूँ क्योंकि कंपटीशन में असिस्टेंट को लाना अलाउ था। इसके बाद दोनों मिलकर बेकिंग का प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं और अच्छे से डेजर्ट बनाया। जजेस ने उन सब का डेजर्ट चेक करने के बाद रिजल्ट बताया और अनफॉर्चुनेटली जियोंग फर्स्ट पोजीशन नहीं ले सकी। इस पर जियोंग को तो काफी ज्यादा मायूसी हुई, पर रेंचो ने उसे समझाया कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये कंपटीशन जीत गई हो। पहले तो जियोंग को वो ड्रंक ही लग रहा था, लेकिन जब रेंचो ने क्लियर करके बताया कि इस बार तुम नर्वस नहीं हुई तो ये जियोंग को भी अपनी जीत लगी। बातों ही बातों में जियोंग ने शर्ट वाली बात भी उगलवा ली। रेंचो ने बताया कि तुमने मेरी व्हाइट शर्ट सिर्फ इसलिए उतरवाई थी क्योंकि तुम उसे व्हाइट कोट समझकर सर्जरी के लिए पहनना चाहती थी, और जब गार्ड आंटी उसे लेने के लिए आई थी तो जियोंग इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वो सर्जरी को बीच में नहीं छोड़ना चाहती। ये जानने के बाद जियोंग को भी लगा कि ये इतना ज्यादा भी एम्बैरेसिंग नहीं था जितना कि मैं सोच रही थी। दूसरी तरफ शाओ सू को मैसेजेस करके उसका हाल पूछती है, जिसका रिप्लाई वो फटाफट से दे रहा था। इसका मतलब तो यही हुआ कि सू शाओ को डिसलाइक नहीं करता, पर अगर डिसलाइक नहीं करता तो उस वक्त जान छुड़ाकर क्यों भागा। यही परेशानी शाओ को खाई जा रही थी। दूसरी तरफ रेंचो ने जियोंग के लिए वो ऑन ऑर्डर करवा लिया था जिसकी खातिर वो कंपटीशन में पार्ट लेना चाह रही थी, क्योंकि रेंचो के अकॉर्डिंग वो अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना सीख गई है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 13th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया शाओ ने जियोंग को बताया था कि रेंचो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको तुमसे प्यार हो गया हो। वैसे तो जियोंग को भी ऐसा ही लगा, पर वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है ये कहकर कि ये जरूर मेरा वहम होगा। नेक्स्ट सीन में हमें सू को दिखाया गया जो कि फ्रैक्चर टांग के साथ भी सबको लकी ड्रॉ दे रहा था। जियोंग और शाओ भी उसके हत्थे चढ़ गई। सू और शाओ भी दिल ही दिल में एक दूसरे को लाइक करते थे, लेकिन आज पहली बार उन दोनों की आंखें चार हुई और यकीनन फ्यूचर में भी होती रहेंगी। उधर जियोंग के लकी ड्रॉ में लिखा हुआ था कि तुम अपने क्रश के लिए सबसे वैल्यूएबल पर्सन हो, और वो सोचने लगी कि पिछले 5 साल से मुझे जिस पर क्रश था वो तो किसी और का हो गया, भला अब मुझे किस पर क्रश हो सकता है। इससे पहले कि वो रेंचो को फाइंड आउट कर पाती, यहाँ सू रेंचो का नाम ले देता है और वो कहने लगी कि नहीं नहीं, रेंचो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। असल में रेंचो यहाँ सू के पास उसे कीज देने के लिए आ रहा था, पर सू ने उसे भी जबरदस्ती लकी ड्रॉ पकड़ा दिया। उन सबके यहाँ से जाने के बाद मिस्टर जिबाई की बारी आती है, जो अच्छा खासा तैयार होकर जिनियो की परफॉर्मेंस देखने के लिए जाने वाला था, और सुने उसे भी लकी ड्रॉ पकड़ा दिया। दूसरी तरफ जिनियो ने फौरन से अपने पास रेंचो को बुला लिया था। उसे बताती है कि जिबाई मेरी परफॉर्मेंस देखने के लिए आने वाला है और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी परफॉर्मेंस देखे। तुम्हें किसी भी तरह करके उसे यहाँ आने से रोकना होगा। हमेशा मैं भी तो तुम्हारी हेल्प करती हूँ ना, इस बार तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। रेंचो को खुद भी समझ नहीं आती कि वो ये सब कुछ कैसे करेगा, लेकिन जब जिबाई
जिबाई वहाँ आया तो उसे बातों में मसरूफ करने की पूरी कोशिश करता है। अगले सीन में हम जियोंग को देखते हैं जिसने स्पीच कंपटीशन में पार्ट लिया था और उसके लिए उसे फ्रेम टू फ्रेम एनिमेशन बनानी थी, लेकिन इससे पहले कभी नहीं बनाई, इसलिए उसे काफी दिक्कत हो रही थी। उसे तो बार बार जिबाई का ख्याल आ रहा था कि अगर वो यहाँ होता तो मेरा काम बन जाता, लेकिन शाओ ने उसे रेंचो की हेल्प लेने के लिए कहा। इस पर जियोंग बोली कि मैं पहले ही उसे चुपती फिर रही हूँ, उसको फेस नहीं करना चाहती और तुम कहती हो कि उसे अपनी हेल्प के लिए बुला लूं। लेकिन जब जियोंग थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाती है तो शाओ ने फौरन से चालाकी दिखाते हुए रेंचो को मैसेज कर दिया। इधर जिबाई जब जिनियो के पास पहुंचता है तो परफॉर्मेंस ओवर हो चुकी थी और वो सॉरी कर देता है कि मैं रेंचो की वजह से आने में लेट हो गया। जिनियो को तो लगा कि जो मैं जिबाई से छुपाना चाहती थी वो चुप किया, पर यही उसकी एक डांस पार्टनर उसे इनडायरेक्टली टोंट मारते हुए कहने लगी कि कुछ लोग रोमांस पर फोकस करते करते अपने कैरियर पर फोकस करना भूल ही जाते हैं, और उसकी यही बात जिबाई ने भी नोटिस की। नेक्स्ट सीन में जियोंग रेंचो को अपने पास आते हुए देखकर मेडिकल किट से मुंह छुपा लेती है, कहने लगी कि इतना बड़ा कैंपस है, हमेशा मेरा सामना इससे ही क्यों हो जाता है। उसके आते साथ ही शाओ ने उसे पूरी बात बताई और कहा कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। जियोंग को तो बड़ा गुस्सा आया, लेकिन अब क्या हो सकता था। इसके बाद जब रेंचो जियोंग को एनिमेशन स्लाइड्स बनाना सिखाता है तो उसे सेम वही वाली फीलिंग्स आती है जो उसे जियान के साथ आया करती थी। हालांकि जियोंग भी इस फीलिंग से जान छुड़ाना चाहती थी कि जरूरी तो नहीं कि हर बार मेरा क्रश उसी पर हो जाए जो स्टडी में मेरी हेल्प करे। वैसे हलचल तो उसके दिल में भी मची हुई थी, क्योंकि जब जब रेंचो उसके करीब आता तब उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती, लेकिन जियोंग ने इस बात को डिनाई कर दिया। एनिमेशन स्लाइड्स कंप्लीट हो जाने के बाद शाओ ने उसे अपने साथ लंच के लिए इनवाइट कर दिया, जबकि बेचारी जियोंग तो उसे सिर्फ थैंक यू कहकर जान छुड़ाना चाहती थी। लंच के दौरान ही रेंचो ने अपना लकी ड्रॉ ओपन किया जिस पर लिखा हुआ था कि अपने दिल का दरवाजा खोल लो, जिस पर मैं कब से दस्तक दे रहा हूँ। ये तो कहीं न कहीं जियोंग के लकी ड्रॉ से मैच कर रहा था और वो तो सुनकर शॉक ही हो जाती है। फिर शाओ को अपने साथ लेकर फौरन वहाँ से चली गई। वहाँ से जाने के बाद शाओ ने इसको सॉरी किया इसकी परमिशन के बगैर रेंचो को मैसेज करने पर, और पूछने लगी कि सच सच बताओ उसके आसपास होने पर तुम्हें कोई भी फीलिंग्स नहीं आती। इस बात से तो थोड़ी देर के लिए जियोंग भी स्पीचलेस हो गई। फिर उसे अपना बैग देखकर हॉस्टल जाने के लिए कहा और खुद किसी जरूरी काम का बहाना बना दिया। भागते भागते वो रेंचो के पास आती है, कहने लगी कि मैं अपना मेडिकल चेकअप करके कुछ कंफर्म करना चाहती हूँ, क्या इसमें तुम मेरी हेल्प करोगे। इस पर रेंचो ने उसे हाँ कह दिया, क्योंकि उसे लगा था कि जियोंग मुझे अपनी फीलिंग्स बताने वाली है। फिर जब जियोंग उसका हाथ पकड़ने वाली थी अपनी हार्ट बीट चेक करने के लिए तो फौरन से पीछे कर देती है, क्योंकि ये उसे काफी नॉनसेंस लगा। उन दोनों को साथ में कैंपस क्वीन जिसका नाम ग्वान आए था उसने भी देख लिया, लेकिन जियोंग उसे सॉरी करके वहाँ से भाग जाती है। तभी ग्वान आई जियोंग के पास आई और उसे पूछती है कि तुम रेंचो से क्या बात कर रही थी, जिस पर जियोंग ने उसे काम का बहाना कर दिया। बातों ही बातों में ग्वान आई ने बताया कि मैं तुम्हारा बेकिंग क्लब ज्वाइन करना चाहती हूँ। यकीनन इसके पीछे भी उसका कोई न कोई मकसद जरूर था। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को बेकिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ ग्वान आई ने जियोंग को बताया कि रेंचो ही वो लड़का है जिसे मैं लाइक करती हूँ। ये मेरी लाइफ का सीक्रेट है, तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना, और तुम्हें मैंने इसलिए बताया क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई हो। असल में ग्वान आई ने ये सब कुछ जियोंग को इसलिए बताया क्योंकि अगर जियोंग के दिल में रेंचो के लिए कोई फीलिंग्स आ गई हो तो अभी के अभी ही उसे खत्म कर दे। जियोंग को भी सुनने में थोड़ा अजीब तो जरूर लगा, लेकिन कहने लगी कि कैंपस किंग और कैंपस क्वीन की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। पर कहीं न कहीं जियोंग के दिल में भी तो उसके लिए फीलिंग्स आ ही चुकी थी, और वो सोचने लगी कि जिया के लिए भी कितना मुश्किल हुआ होगा ना अपने प्यार और अपनी बेस्ट फ्रेंड में किसी एक को चूज करना। इधर ग्वान आई अपनी फ्रेंड से मिलकर बताती है कि जियोंग को रेंचो से दूर करने का मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। अगर मैं पहले ही रेंचो से फ्रेंडशिप कर लेती तो जियोंग को कभी भी मौका ना मिलता उसके करीब आने का। उसकी फ्रेंड ने इसके लिए रेंचो का फोन नंबर निकलवा लिया था और कॉल करने पर बताया कि मुझे तुम्हारा नंबर जियोंग ने दिया। नेक्स्ट सीन में जिबाई को दिखाया गया जो कि उस लड़की की बातों को सोचकर परेशान हो रहा था। उसे भी लगता है कि ऐसा कुछ न कुछ तो जरूर है जो जिनियो मुझे नहीं बताना चाहती। इधर स्पीच कंपटीशन का टाइम हो गया है जिसमें जियोंग और शाओ ने मिलकर पार्टिसिपेट करना था, पर शाओ को अचानक से डायरिया हो गया। जब स्टेज पर इन दोनों की बारी आई तो जियोंग को अकेले ही आना पड़ा, और यहाँ बैठी हुई लड़कियां इसके बारे में बातें करती है कि देखो तो सही जरा क्लास में कितनी डल है और इसने स्पीच में भी पार्ट ले लिया। जियोंग भी काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। तभी उसे रेंचो का मैसेज आया जिसने कहा था कि खुद पर भरोसा रखो और इनकी बातों को ऐसे इग्नोर करो जैसे तुमने कुछ भी नहीं सुना। उसकी बातें जियोंग के लिए हमेशा एक नई उम्मीद बनकर आती है। इसके बाद तो जियोंग ऐसे कॉन्फिडेंट हो गई कि इससे पहले कभी भी ना हुई थी। इवन कि उसने इस कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन भी ली और एक बड़ी स्माइल के साथ रेंचो को थैंक यू बोला। लेकिन रेंचो बोला कि मैं एक बात से नाराज हूँ, तुमने ग्वान आई को मेरी परमिशन के बगैर मेरा नंबर कैसे दे दिया, ये अच्छी बात नहीं। वैसे तो जियोंग सारी बात समझ गई थी, लेकिन ग्वान आई को बचाते हुए कहने लगी कि वो इतनी प्यारी है, लाइक वाइक है, मुझे लगता है कि तुम्हें उससे फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। इस पर
रेंचो उसे कुछ भी कहे बगैर नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें जिबाई को दिखाया गया जिसे फुटेज देखने के बाद पता चला कि जिनियो डांस ट्रूप को लीड नहीं कर रही थी और यही वो बात है जो जिनियो ने मुझसे छुपाना चाही। इसमें रेंचो ने भी उसकी हेल्प की। यहाँ जियोंग जब हाल से बाहर आई तो उसने ग्वानाए को रोते हुए देखा और पूछने पर पता चला कि रेंचो ने उसे ब्लॉक कर दिया था। वो जियोंग से पूछती है कि क्या तुम रेंचो को लाइक करती हो, सच सच बताओ, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स हो तो मैं पीछे हट जाती हूँ। और जियोंग पुरानी बातों को सोचने लगी कि जो जिया ने मेरे साथ किया वो मैं ग्वानाए के साथ नहीं कर सकती और साथ ही कहने लगी कि मेरे दिल में रेंचो के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं। एंड टाइम पर यहाँ रेंचो भी आ पहुँचा जिसने जियोंग की बात सुन ली थी। अब तो वाकई उसे लगा कि शायद बात करने का कोई फायदा नहीं और बगैर बात किए वहाँ से चल दिया। उस लकी ड्रॉ को भी फजूल कहकर डस्टबिन में फेंक देता है। शायद ही वो जियोंग को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए हिम्मत हार गया। नेक्स्ट सीन में जियोंग रेंचो के बारे में सोच रही थी कि मेरी की हुई बात से उसे हर्ट हुआ होगा, पर कहीं न कहीं उसे ये भी लगता है कि भला रेंचो मुझे क्यों पसंद करने लगा, मुझे इस तरह की गलतफहमियां नहीं पालनी चाहिए। इधर रेंचो अपना गुस्सा उतारने के लिए स्विमिंग कर रहा था और उसके सभी दोस्त खड़े उसे देख रहे थे कि आखिर आज इसे हुआ क्या है जो किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। उसके बाहर आने पर पूछते हैं कि अगर कोई मसला है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे जिस तरह तुमने हमेशा हमारी हेल्प की। नेक्स्ट सीन में जिबाई को दिखाया गया जिसने जिनियो के लिए काफी अच्छे नोट्स बना लिए थे ताकि वो अच्छे ग्रेड्स ले सके, बिकॉज वो डांस में तो उसकी हेल्प नहीं कर सकता। ये देखकर जिनियो को भी काफी अच्छा लगा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके बारे में इतना सोचा और इतनी मेहनत से उसके लिए नोट्स बनाए। नेक्स्ट सीन में रेंचो जियोंग के पास आता है उसके लिए सोया मिल्क बनाकर और इस बार तो उसे डायरेक्टली ही बता दिया कि ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। जबकि जियोंग को तो उसका आज का बिहेवियर बहुत अजीब सा लगा, उससे दूर होकर बैठ गई, कहने लगी कि मुझे स्टडी करने दो। बेचारा रेंचो सोचने लगा कि जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा था कि लड़की को स्पेशल फील कराना चाहिए, मैंने उसी तरह ही तो किया, फिर भी पता नहीं क्यों इस पर कोई असर नहीं हो रहा। जियोंग वॉशरूम का बहाना करके वॉशरूम चली जाती है और जब उसने वापस आकर देखा तो ग्वानाए रेंचो के पास बैठी हुई थी। अब वो इन दोनों के बीच नहीं आना चाहती, सोचने लगी कि जितना मैं रेंचो से दूर रहूंगी उतना ही ग्वानाए के लिए बेहतर होगा, इसीलिए वो दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें जिनियो को दिखाया गया जो कि जिबाई से झूठ बोल देती है कि मैंने टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लिए। हालांकि वो टेस्ट देने के लिए गई ही नहीं बल्कि यहाँ एक डांस परफॉर्मेंस में उसने पार्ट लिया था। शायद ही वो जिबाई को अपने लिए वरीड नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब वो डांस करने के लिए स्टेज पर जाती है तो वहाँ जिबाई भी ऑडियंस में बैठा हुआ नजर आया। इस तरह उसका झूठ जिबाई के सामने आया और ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में था। नेक्स्ट सीन हमें क्लास का दिखाया जाता है जहाँ पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट आउट हो गया था। उसे देखने के लिए जियोंग तो नर्वस थी, लेकिन शाओ ने हिम्मत करके उसका रिजल्ट देखा। देख के तो शाओ को भी यकीन नहीं आ रहा था कि जियोंग ने इतने अच्छे मार्क्स लिए और जियोंग ने भी फैसला कर लिया कि मैंने कंपटीशन भी जीत लिया, अच्छे मार्क्स भी ले लिए, अब तो मैं सबको पार्टी दूंगी। पीछे ही खड़ा रेंचो गुस्से में इसे घूर रहा था। आफ्टर दैट इसे पूछने लगा कि तुम अपनी बुक्स लेने के लिए वापस लाइब्रेरी में क्यों नहीं आई थी? मैं कल से तुम्हारा बैठा वहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ग्वानाए को भी तुमने ही भेजा था ना मुझसे क्वेश्चन समझने के लिए, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं? इस पर तो जियोंग को सोचना पड़ा क्योंकि जब जब ग्वानाए रेंचो के पास होती तो इसे जेलसी फील जरूर हुआ करती थी। कहने लगी क्यों नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है ना, तुम मेरे प्राइवेट ट्यूटर हो, वैसे मैंने सबके लिए पार्टी रखी है, अगर तुम भी आओ तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर जब रेंचो ने गुस्से में कहा कि मैं नहीं आने वाला तो इस पर जियोंग भी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रेंचो अपने रूम में आता है, काफी गुस्से में था और सुने भी ये बात नोटिस की कि पता नहीं आज इसे क्या हो गया। जबकि यहाँ जियोंग तो काफी हंसते खेलते पार्टी के लिए शॉपिंग कर रही थी, जिस पर शाओ कहने लगी कि प्रिटेंड करना बस कर दो, मैं जानती हूँ कि तुम इतनी भी खुश नहीं जितनी बनने की कोशिश कर रही हो। और तो और जियोंग ने अपने लिए हील भी ले ली जो कि उसने पहले कभी भी नहीं पहनी थी और रेंचो का सारा गुस्सा शाओ पर उतार दिया। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया गया जहाँ बाकी सब तो आ चुके थे पर रेंचो अभी तक नहीं आया और जियोंग बैठी उसका वेट करती है, हालांकि उसने आने के लिए मना भी किया था। जिबाई का भी मूड ऑफ होता है जिनियो के झूठ बोलने पर और बेचारी शाओ तो इन दोनों के बीच में फंस कर रह गई। तभी वहाँ सू के साथ रेंचो को आते हुए देखकर जियोंग की जान में जान आई, पर इन दोनों के साथ ग्वानाए को देखकर उसने अपनी गलतफहमी दूर कर दी। ग्वानाए फौरन से आकर जियोंग के पास बैठ जाती है और रेंचो भी उसके पास बैठना चाहता था, इसलिए उन दोनों के बीच में बैठ गया। शाओ और सू को भी इन दोनों का आज का बिहेवियर बहुत अजीब किस्म का लग रहा था, पर पता तो ये दोनों भी नहीं लगा पा रहे। रेंचो जियोंग के साथ काफी रूड बिहेव करता है क्योंकि उसे लगता है कि जियोंग को मुझसे सॉरी करनी चाहिए, लेकिन अभी तक जियोंग ने उसे अपोलोजाइज नहीं किया। दिल ही दिल में कहता है कि अब तो तुम मुझसे माफी भी मांग लो ना, मैं तब भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वो जानता था कि जियोंग से हिल में चलने नहीं होता, खुद से ही कहने लगा कि अगर तुम गिरोगी भी मैं तब भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। लेकिन
फिर जब जियोंग गिरने वाली होती है तो वो पीछे हाथ पकड़ लेता है, इवन कि उसने खुद से वादा भी किया था कि मैं हेल्प नहीं करूंगा। वही ग्वानाई भी उससे बात करने की, उसके करीब जाने की कोशिश करती है, जिस पर रेंचो बोला कि अगर तुम कंफर्टेबल फील नहीं कर रही तो पीछे सीट्स पर जाकर बैठ सकती हो। इसी दौरान वहाँ लाइट चली गई, जिस पर जियोंग पैनिक कर जाती है और रेंचो फौरन से उसको पकड़ते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद जियोंग का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाना चाहता था, जिसके लिए इसने मना कर दिया, ये कहकर के सब हमारे बारे में बातें करेंगे। अब रेंचो ने अपनी शर्ट उतार कर उस पर बांध दी ताकि उन दोनों को एक दूसरे को टच ना करना पड़े और वो उसे बाहर भी ले जाए। तभी जियोंग किसी से टकरा जाती है, गिरने ही वाली थी कि रेंचो ने एक बार फिर से उसको गिरने से रोक लिया। एट द एंड तो जियोंग को भी उसका हाथ पकड़ना ही पड़ा, जिस पर रेंचो ने दिल ही दिल में उसे माफ कर दिया। नेक्स्ट सीन में जियोंग को बाहर अकेले बैठे हुए दिखाया गया। हील पहनने की वजह से चोट लग गई थी और काफी पेन हो रहा था। वही रेंचो आया उसके लिए स्लीपर्स और मेडिसिन लेकर, फिर अपने हाथों से उसकी चोट पर लगाने लगा। जियोंग ने उसे मना भी किया, लेकिन रेंचो उसकी एक नहीं सुनता और इसके बाद जियोंग ने भी उसे अपने किए पर सॉरी कर दिया, क्योंकि वो जानती थी जब तक मैं रेंचो को सॉरी नहीं करूंगी उसका गुस्सा खत्म नहीं होने वाला। इस पर रेंचो ने भी उससे प्रॉमिस ले लिया कि आइंदा कुछ भी हो जाए मुझसे झूठ मत बोलना और इस तरह की स्टूपिड हरकतें करना छोड़ दो। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 14th एपिसोड की तरफ। एपिसोड का स्टार्ट बिल्कुल वहीं से होता है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये पार्टी जो जियोंग ने दी थी ये एग्जाम पास करने की खुशी में नहीं थी, बल्कि ये एक फेयरवेल पार्टी थी, क्योंकि जियोंग अपना मेजर चेंज करना चाहती है। उसे लगता है कि क्लिनिकल मेजर मेरे लिए सूटेबल नहीं, लेकिन रेंचो उसकी बात से एग्री नहीं करता। कहने लगा कि इस तरह तो तुम्हारे लिए कुछ भी सूटेबल नहीं होगा अगर तुम किसी चीज के लिए फाइट ना करो। तो दोनों की ही इस बात को लेकर लड़ाई स्टार्ट हो गई और जब जियोंग ने कहा कि तुम मेरे फियांसे थोड़ी ना हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं, तो ये बात हमारे रेंचो के दिल पर जाकर लगी और एक बार फिर से नाराज होकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद यहाँ शाओ आती है, जिसे कुछ न कुछ शक तो पहले ही था। अब जियोंग से स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछने लगी कि मुझे सच सच बताओ तुम करना क्या चाहती हो। जियोंग ने भी उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं अपना मेजर चेंज करने वाली हूँ, बिकॉज वो डिसीजन मैंने जियान की वजह से लिया था और अब मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सूटेबल नहीं। ये सुनकर शाओ को भी काफी ज्यादा बुरा लगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेंचो ने अपने बेचारे से मेंबर्स को पनिशमेंट दे रखी थी। वो तो खुद भी नहीं जानते कि आखिर हमने किया क्या है। असल में रेंचो उन पर अपना गुस्सा उतारना चाह रहा था। दूसरी तरफ जियोंग एक एम्प्टी रूम में आती है जहाँ शाओ ने उसे बुलाया था, पर वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँची। तभी एलईडी पर कॉलेज की फर्स्ट डे वाली रिकॉर्डिंग चलती है, जिसमें जियोंग ये सब्जेक्ट चूज करके काफी ज्यादा खुश थी। पीछे से शाओ आते हुए कहने लगी कि तुमने अपना मेजर जियान की वजह से चूज किया था, लेकिन ये वाले लफ्ज बोलने के लिए तुम्हें उसने फोर्स तो नहीं किया था ना, फिर इतनी आसानी से गिव अप कैसे कर सकती हो। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ रेंचो की वजह से कर रही हो, क्योंकि तुम अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही। तुम खुद को और उसे थोड़ा वक्त दो। काफी सोचने के बाद जियोंग को भी लगा कि हाँ, डिसीजन तो मेरा अपना ही था, चाहे वो जियान की वजह से क्यों ना हो। फिर उसने अपना मेजर चेंज करने का फैसला वापस ले लिया। नेक्स्ट सीन में हमें रेंचो को दिखाया गया, जो सू को साथ लेकर जियोंग के लिए गिफ्ट लेने आया था, पर जिस तरह से सू चपड़ चपड़ करके बोल रहा था, इस पर रेंचो भी सोचने लगा कि अच्छा होता मैं जिबाई को ही साथ ले आता। इसके बाद हमें एग्जीबिशन का डे दिखाया गया, जहाँ रेंचो ने कुछ ऐसे ब्रेसलेट्स बनाए थे जो कि दो लोगों को एक साथ रख सके। इसका नाम फ्रेंड्स फॉर एवर रखा था और जब तक उन दो लोगों को दिया हुआ मिशन कंप्लीट ना हो जाए ये ब्रेसलेट ओपन नहीं हो सकती। सू ने इसे शाओ को पहनाकर ट्राई करना चाहिए और जियोंग ने यहाँ अपने बेकिंग क्लब का स्टॉल लगाने का सोचा। सू और शाओ ने भी इसके साथ स्टॉल लगाने में हेल्प की। तभी वहाँ रेंचो आता है, जिसने इन दोनों को चुप रहने के लिए कहा, क्योंकि वो जियोंग को कुछ सरप्राइज देना चाहता था। फिर जब जियोंग ने पीछे मुड़कर देखा तो सू और शाओ वहाँ से जा चुके थे। उसे रेंचो को ही देखना पड़ा। काफी एंजाइटी भी होती है, क्योंकि अभी तक वो अपनी फीलिंग्स को स्पेसिफाई नहीं कर पा रही। जबकि रेंचो अपने साथ वो ब्रेसलेट लेकर आया था, ये सोच कर के मैं जियोंग को सॉरी करूंगा, अगर वो नहीं मानी तो मैं उसे अपने साथ टाई कर लूंगा। रेंचो तो अभी ये सोच ही रहा था कि जियोंग ने उसको मैंगो केक देते हुए सॉरी कर दी, बताया कि मैंने उस रात काफी रूड बिहेव किया, हालांकि तुम ठीक ही कह रहे थे। यकीन तो रेंचो को भी नहीं हो रहा था कि जियोंग ने उसको सॉरी कहा, लेकिन वो भी सॉरी कर देता है ये कह कर के मुझे उस रात तुम पर चिल्लाने के बजाय आराम से समझा देना चाहिए था। आफ्टर दैट रेंचो उसे गिफ्ट में टॉर्टस देता है, जिसे देखकर जियोंग भी काफी ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि पहली बार उसे गिफ्ट में पेट मिला है। बताया कि मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी और रेंचो दिल ही दिल में सोचने लगा कि फ्यूचर में हम दोनों एक साथ होंगे तो हम दोनों मिलकर इसका ख्याल रखेंगे। तभी वहाँ जियान की एंट्री हुई जियोंग से केक लेने के लिए, लेकिन रेंचो को तो वो लड़का अपने लिए रेड सिग्नल लगता है। फिर जब रेंचो ने देखा कि जियोंग उसे स्पेशली ट्रीट कर रही है, मेरा दिया हुआ गिफ्ट भी साइड पर रख दिया, तो उसके लिए बनाया हुआ केक खराब कर देता है। बहाना उसने ये लगाया कि मेरा हाथ स्लिप हो गया और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई
स्टार्ट हो गई। वैसे ये दोनों भी अजीब है ना, अभी ठीक हुए नहीं होते कि फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें सू और शाओ को दिखाया गया जो कि अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट एरियाज पर जाकर काफी इंजॉय करते हैं। यहाँ रेंचो उन दोनों को अपने स्टॉल से देख रहा था, सोचता है कि क्या तुम जियान के साथ रहकर ज्यादा खुशी फील करती हो। और जब जियान ने उसका दिया हुआ टर्टस हाथ में उठाया तो इसे और ज्यादा गुस्सा आया कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को टच करने की। फौरन से ब्रेसलेट उठाकर जियोंग के पास जाने वाला था उसे अपने साथ टाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पर वोंग पहुँच आया और उसने रेंचो को ही अपने साथ टाई कर दिया। नेक्स्ट सीन में हमें जिबाई को दिखाया गया जिसे हर जगह जिन्यो नजर तो आ रही थी पर उसे इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो किसी भी हाल में उससे बात नहीं करना चाहता। इधर रेंचो और वोंग को जियोंग का हाथ बटाना पड़ा क्योंकि ये उन दोनों का मिशन था, जब तक वो दोनों कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक ये ब्रेसलेट ओपन नहीं होगा। वहीं रेंचो को जियान का पड़ा हुआ केक नजर आया जिसे जियोंग ने रिपेयर कर दिया था, पर रेंचो तो जियान को जियोंग की मेमोरी से डिलीट करना चाहता है, इसलिए उसने दोबारा केक को पीसेस में काट दिया और वोंग को इस बारे में किसी को बताने से मना कर दिया। फिर जब कुछ ही देर के बाद जियोंग ने देखा तो वो रेंचो पर चिल्लाने लगी कि तुम्हें इस पर लिखा हुआ नाम नजर नहीं आया, तुमने कैसे उसका केक किसी और को भेज दिया। इस पर रेंचो उसे ये कहकर चल दिया कि इसमें मेरी गलती है, मैं उसके लिए दूसरा ले आऊंगा। अपने टेंट में आकर जियोंग के बारे में सोच ही रहा था कि जियोंग भी उसके पीछे पीछे चली आई, उसे सॉरी कर देती है कि मैंने तुम पर कुछ ज्यादा गुस्सा कर दिया, पता नहीं क्यों हम हमेशा लड़ते ही क्यों रहते हैं। जिस पर रेंचो बोला कि मैं तुमसे वादा करता हूँ हमारी लड़ाई हमारी फ्रेंडशिप को इफेक्ट नहीं करेगी। फिर जब जियोंग ने बताया कि वो केक जियान ने अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पर बनवाया था तो इस पर रेंचो को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो हमारे बीच से निकल गया। फौरन टेंट से बाहर निकल आया अपनी खुशी मनाने के लिए क्योंकि फाइनली जियोंग को अपनी जिंदगी में लाना आसान हो गया। नेक्स्ट सीन में हमें सू और शाओ को भूत बंगला में दिखाया गया और यहाँ से सही सलामत निकलने के बाद ही उन दोनों की हथकड़ियाँ खुल सकेंगी। सू को तो वहाँ काफी ज्यादा डर लग रहा था पर शाओ बोली कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत। अभी उन दोनों को सामने दो भूत खड़े नजर आए और दोनों ही इतना ज्यादा डर जाते हैं कि डर के मारे एक दूसरे को हक कर दिया। पर जब दोबारा देखा तो वहाँ कोई भूत शूत नहीं था, इन दोनों को खुद पर ही काफी हंसी आने लगी। इसके बाद हमें जिन्यो को रोते हुए दिखाया जाता है क्योंकि जिबाई ने उसे ब्रेकअप कर लिया था। बताया कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, शायद ही फिर कभी किसी लड़की को इतना प्यार ना कर सकूं, लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हारे कैरियर पर इफेक्ट पड़ रहा है तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जिन्यो के लिए तो ब्रेकअप की बात शौक थी ही थी, लेकिन जिबाई भी काफी हर्ट हुआ नजर आया। इधर सू और शाओ को डराने वाले कोई और नहीं बल्कि रेंचो और जियोंग ही थे। कहने लगे कि शाओ तो खुद को ब्रेव कह रही थी लेकिन वो भी कितनी ज्यादा डर गई। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और रेंचो ने उसे सेफली पहुँचाने के लिए अपनी शर्ट का यूज किया जो कि काफी रोमांटिक लग रहा था। यहाँ से जाने के बाद जियोंग ने उसे टिश्यू पकड़ाया अपने हेयर वाइप करने के लिए, नहीं तो उसे कोल्ड हो जाएगा। जिस पर रेंचो बोला कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे लाइक नहीं करती, फिर मेरे बारे में इतना कंसर्न क्यों हो। एंड जियोंग ने जवाब दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती लोग हमारे रिलेशनशिप को मिसअंडरस्टैंड करे। जिस पर रेंचो बोला कि तुम तो क्लिनिकल डिपार्टमेंट को भी पसंद नहीं करती, लेकिन एट द एंड तुमने उसी को ही चूज किया। नेक्स्ट सीन में हमें शाओ को पैकिंग करते हुए दिखाया गया क्योंकि न्यू ईयर की वेकेशन हो चुकी थी और जियोंग अभी तक इसी कंफ्यूजन में बैठी है कि वो घर जाए या ना जाए, पर उसने जाने का डिसाइड कर लिया था। इसके बाद जब वो रेंचो से मिलती है तो वो टर्टस को देखते हुए कहने लगा कि खाना कम और एक्सरसाइज ज्यादा करना, ज्यादा सोना भी मत, मुझे मिस करती रहना और हाँ मुझसे आर्गिंग करना छोड़ दो। जियोंग तो जान ही चुकी थी कि ये सब कुछ उसके लिए कहा जा रहा है। कहने लगी कि भला ये छोटा सा टर्टस तुमसे क्यों आर्ग्यू करेगा, अगर मुझसे कहना चाहते हो तो डायरेक्टली बोलो ना। अगले सीन में हम जियोंग को घर में देखते हैं जहाँ मॉम हैंडसम से रेंचो के बारे में पूछती है और ये जानने के बाद कि वो वेकेशन पर अपने घर नहीं गया, मॉम ने उसे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए कहा। सुनने में जरा अजीब तो जरूर लगा जियोंग को, लेकिन ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं क्योंकि वो हर साल अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करती रहती थी। इसके बाद मॉम जियोंग और डैड को अपने हाथों से बनाई हुई स्वेटर्स पहनाती है जिसे जियोंग को पहनने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मॉम का दिल रखने के लिए उसे पहनना पड़ा। नेक्स्ट सीन में जियोंग स्कूल वापस आ जाती है, वो भी ये सोच ही रही थी कि उसे इनवाइट करूं या ना करूं, तभी सामने से रेंचो आता हुआ नजर आया और अब जब वो पकड़ी ही गई थी तो उसे इनवाइट भी कर ही दिया। इधर जिन्यो भी घर वापस आ चुकी थी जिसका रो रो कर बुरा हाल था कि जिबाई ने मुझसे ब्रेकअप कैसे कर दिया, मैं कभी भी उससे बात नहीं करूंगी। पर मॉम ने उसे समझाया कि पहले उठकर अपनी हालत तो ठीक कर लो, इतनी बिगड़ी हुई हालत के साथ तो तुम्हें जिबाई क्या कोई और भी नहीं अपनाना चाहेगा। नेक्स्ट सीन में रेंचो जियोंग के इनवाइट करने पर उसके घर पहुंच आया था जिसे देखकर जियोंग अपनी स्वेटर छुपा देती है, पर रेंचो को उसकी स्वेटर काफी अच्छी लगी तो इस पर जियोंग ने भी उसको एक अदद स्वेटर लाकर पहना दी। मॉम को तो वो इतना ज्यादा क्यूट लग रहा था कि सभी को एक साथ सेल्फी लेने के लिए कहा। सेल्फी सेशन खत्म होने के बाद कल के लिए डम्पलिंग्स बनाए जा रहे थे, तभी जियोंग की नोज पर कुछ लग जाता है और रेंचो उसे साफ करने लगा। ये तो बिल्कुल वही रोमांटिक सीन है जो जियोंग ने एक मूवी में
देखा था, लेकिन धीरे धीरे से उसे अपनी फीलिंग समझ में आने लगी। इसके बाद सभी एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। जियोंग के लिए आज का दिन इतना ज्यादा स्पेशल था जो उसने कभी भी इससे पहले फील ना किया हो। तभी उसे शाओ की कॉल आई, जिसे अटेंड करने के लिए जियोंग रूम में जाती है और ये जानने के बाद कि रेंचो उसके घर में है, वो भी जियोंग के लिए काफी ज्यादा खुश हो गई। फिर जब शाओ ने उससे उसकी फीलिंग्स पूछी तो इस पर जियोंग ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये वाले लम्हे हमेशा के लिए यहीं पर थम जाए। यानी कि जियोंग को भी उसकी फीलिंग्स रियलाइज तो हो गई कि रेंचो उसके लिए कितना स्पेशल बन गया है, पर अब वो रेंचो को कैसे बताएगी ये तो हम आगे ही जान पाएंगे। इसके बाद टाइम पास करने के लिए चारों कार्ड्स गेम खेलते हैं, जिसमें जानबूझकर रेंचो ने जियोंग को जितवा दिया था। दूसरी तरफ सू और शाओ की दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और ऐसा लगता है कि जल्दी ही वो दोनों अपनी फीलिंग्स को डिस्क्लोज कर देंगे। पर जहाँ बाकी सबकी लाइफ में खुशियाँ आ गई थी, वही जिन्यो और जिबाई काफी ज्यादा सैड होते हैं और एक दूसरे को मिस कर रहे थे। यहाँ जियोंग ने जब बाहर स्नो देखी तो वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ये विंटर की पहली स्नो थी और वो फौरन से इसे एंजॉय करने के लिए बाहर चली गई। रेंचो भी उसके पीछे पीछे चला आया, उसके लिए मफलर लेकर उसे पहना देता है, कहने लगा कि एंजॉय अपनी जगह लेकिन खुद को बीमार मत कर देना। जियोंग के साथ साथ रेंचो ने भी काफी एंजॉय किया, पर उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि किस तरह से वो एटीट्यूडी लड़का इतना काइंड और सॉफ्ट स्पोकन बन गया। और फिर जब जियोंग ने उसके साथ अपना मफलर शेयर किया उसे ठंड से बचाने के लिए, तो ये तो उसके लिए और भी ज्यादा स्पेशल था। आफ्टर दैट जब जियोंग वहाँ से वापस आती है अपने बेड पर, तो उसे सडनली फील होने लगा कि पता नहीं क्यों मैं नहीं चाहती कि रेंचो यहाँ से वापस जाए। तो इधर रेंचो लेटा हुआ सोच रहा था कि किस तरह उसने जियोंग को कार्ड गेम जितवा दिया था, हालांकि इससे पहले वो कभी भी नहीं जीती थी। जहाँ रेंचो को लग रहा है कि जियोंग उसकी फीलिंग समझने लगी है, तो वहाँ जियोंग भी उसकी तरफ धीरे धीरे खींची चली जा रही थी। इस तरह करके वेकेशन का एक हफ्ता गुजर जाता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है डोर पर नॉक हुआ और जब जियोंग ने जाकर देखा तो वो रेंचो था जो इन सभी के लिए काफी सारे गिफ्ट्स लेकर आया है। मॉम और डैड के गिफ्ट भी काफी अच्छे थे, लेकिन जब जियोंग ने अपना गिफ्ट ओपन करके देखा तो वो एक टेस्ट सीरीज की बुक थी, जिसे रेंचो ने अपने हाथ से बनाया और इसमें वो सारी ही क्वेश्चंस अवेलेबल है जो पिछले एग्जाम्स में अपेयर हो चुके थे। बेचारी जियोंग का तो बुक को देखकर मूड ही ऑफ हो गया। इसके बाद टेबल पर रखे हुए स्टेथोस्कोप के बारे में रेंचो पूछने लगा कि इसे यूज कैसे करते हो। जियोंग अभी उसे बता ही रही थी कि रेंचो उसके हाथों पर अपना हाथ रख देता है और जब जियोंग ने अपनी हार्ट बीट चेक की तो वो काफी ज्यादा फास्ट थी। अब तो जियोंग भी सोच में पड़ गई कि पता नहीं मैं कब तक रेंचो से अपनी फीलिंग्स को छुपा पाऊंगी। इसके बाद जब रेंचो वापस जाने लगा तो जियोंग उसे सी ऑफ करने के लिए बाहर आती है, पर उसके लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी वो रेंचो को रोककर झिझकती हुई आवाज में पूछने लगी कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। यकीन तो हमारे रेंचो को भी नहीं आता कि जो वो कब से सुनना चाह रहा था वो इतनी जल्दी सुनने को मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 15th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जब जियोंग ने रेंचो को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा तो साथ ही उसे रियलाइज हुआ कि ये मैंने क्या कह दिया, रेंचो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, और फौरन से बात बदल दी ये कहकर कि सिर्फ एक दिन के लिए। एक्चुअली हम सभी हाई स्कूल क्लासमेट्स मिलने वाले हैं जहाँ सभी कपल्स होंगे और मैं सिंगल जाकर एम्बैरेस नहीं होना चाहती। बेचारा रेंचो जो अभी खुश हुआ ही था, सारी की सारी खुशी उसकी पानी में बह गई। लेकिन चलो एक दिन के लिए भी वो बॉयफ्रेंड बनने को हाँ कह देता है। रूम में आने के बाद जियोंग काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी कि मैंने ऐसे कैसे रेंचो से कह दिया, और फिर वो शाओ को कॉल करके ये सारी कहानी सुनाती है। पहले तो शाओ ने उसे अच्छा खासा डांटा कि तुम्हें ये फजूल का बहाना लगाने की क्या जरूरत थी। फिर उसे समझाने लगी कि चलो एक दिन के एक्सपीरियंस से देख लेना कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे ट्रीट करता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी हाई स्कूल फ्रेंड्स मिलने वाले थे और वो आपस में बातें करते हैं कि जियान ने जिया को कैसे गर्लफ्रेंड बना लिया। हमें तो लगता था कि वो जियोंग को सेट करेगा। जियान और जिया के आने के बाद जियान से पूछते भी हैं, जिस पर जिया ने जवाब दिया कि जियोंग जियान को नहीं बल्कि रेंचो को पसंद करती है। सभी फ्रेंड्स आपस में बातें करने लगे कि जरूर जियोंग ने उस टॉपर को पटाया होगा, पर पीछे से रेंचो कहने लगा कि जियोंग ने नहीं बल्कि मैंने उसे पटाया था। जियोंग ने भी अपने बॉयफ्रेंड का इंट्रोडक्शन करवाया और वहाँ बैठी हुई सारी लड़कियां काफी जेलस होती है क्योंकि इतना हैंडसम लड़का जियोंग का बॉयफ्रेंड बनेगा ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। रेंचो तो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो सच में जियोंग का बॉयफ्रेंड हो। जियोंग को भी काफी अजीब लगता है, पर रेंचो बोला कि अगर हम एक्टिंग भी रियल जैसी नहीं करेंगे तो लोगों को यकीन कैसे आएगा। वहाँ से वापस आते हुए रेंचो ने जियोंग का हाथ पकड़कर अंदाजा लगा लिया कि उसे कितनी ठंड लग रही होगी, फिर अपना मुफलर भी उसे पहना दिया। ये स्पेशल फीलिंग हमारी जियोंग को हमेशा के लिए चाहिए। अब तो वो सच में ही उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। तभी जियोंग ने देखा कि वो घर की चाबियां लाना भूल गई क्योंकि उसके मॉम डैड घर पर नहीं थे और रेंचो भी स्कूल वापस नहीं जा सकता क्योंकि काफी देर हो गई। इसलिए दोनों ने इस गेमिंग क्लब
में रात गुजारने का डिसाइड कर लिया। खैर रेंचो के लिए ये जगह रात गुजारने के लिए इतनी भी बुरी नहीं थी। कहने लगा कि अब मैं वो सब कुछ यहाँ आराम से कर सकता हूँ जो मैं घर में करता हूँ और तुम्हारे साथ कभी करने का मुझे मौका नहीं मिला। जियोंग तो डर ही गई कि पता नहीं ये लड़का ऐसा क्या करने वाला है जिसका पहले इसे कभी मौका नहीं मिला। तभी रेंचो ने नोट्स निकाल लिए। असल में वो जियोंग को पढ़ाने की बात कर रहा था, जबकि वो तो इसे गलत समझ बैठी। आफ्टर दैट जियोंग को पढ़ाई के दौरान नींद आ जाती है हमेशा की तरह और रेंचो ने खुद ही उसे सोने के लिए कह दिया। अपना कोट भी लाकर उस पर ओढ़ दिया। कुछ देर के लिए उसे स्टेयर करने के बाद रेंचो भी सो जाता है। अगली सुबह वहाँ से वापस आते हुए जियोंग इसको थैंक यू करती है अपना फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए और रेंचो तो अभी भी उसकी ऐसी ही केयर कर रहा था जैसे सचमुच में जियोंग का बॉयफ्रेंड हो। उसे ब्रेकफास्ट भी लेकर दिया और घर जाकर आराम करने के लिए कहा। नेक्स्ट सीन में हमें रेंचो को दिखाया गया जो कि जियोंग को डेट पर ले जाने के लिए कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ रहा था और यहाँ जियोंग भी उसके मैसेजेस का वेट करती है, पर दोनों में से कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा। वही शाओ की कॉल आई जो जियोंग से कल रात की रिपोर्ट लेना चाहती थी, पर ये जानने के बाद कि कल दोनों ने स्टडी की कहने लगी कि ये टॉपर स्टूडेंट्स का तो कुछ भी नहीं हो सकता। उससे कॉल कटने के बाद जिनियो की कॉल आई जो काफी अर्जेंट में उसे अपनी हेल्प के लिए बुला रही थी। मिलने तो वो जिबाई से आई थी लेकिन यहाँ बुरी तरह से फंस जाती है। इसमें जियोंग भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही, इसलिए रेंचो को ही बुलाना पड़ा। रेंचो ने तो उसे अच्छा खासा डांटा कि तुम्हें ऐसी फजूल सी हरकतें करने की जरूरत क्या है, अब मुझे जिबाई को ही बुलाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं। थोड़ी ही देर में वहाँ जिबाई भी आ पहुँचा। चाहे वो शो नहीं करता लेकिन उसे जिनियो की काफी फिक्र होती है। फिर दोनों ने मिलकर उसे इस मुसीबत से बाहर निकाला, लेकिन साथ ही वो यहाँ से चला गया। रेंचो ने भी जियोंग को इन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहा, ये कहकर के ये दोनों खुद ही अपने मसले सुलझा लेंगे। जिनियो ने जिबाई को मनाने की काफी कोशिश की, काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, पर वो बोला कि हम दोबारा से रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, तुम यहाँ से वापस चली जाओ। जियोंग को भी जिनियो के लिए काफी बुरा लग रहा था, पर वो इसके लिए कर भी क्या सकती थी, बल्कि वो बेचारी तो खुद अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रही। रेंचो ने जिनियो की मॉम को यहाँ की लोकेशन दे दी थी उसे वापस घर ले जाने के लिए और थोड़ी ही देर में वो भी यहाँ आ पहुँची। जिनियो को गाड़ी में बिठाने के बाद उनकी नजर जियोंग पर पड़ी और रेंचो ने बताया कि ये मेरी फ्रेंड है। उन्हें जियोंग काफी अच्छी लगी, पर थोड़ा बहुत शक जरूर हो गया कि शायद ये रेंचो की गर्लफ्रेंड हो और वो मुझे नहीं बताना चाहता। गाड़ी में भी स्टिल वो जियोंग के बारे में ही बात कर रही थी। कहने लगी कि मैं रेंचो की मॉम को बताऊंगी इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में, वो भी जानकर काफी खुश हो जाएगी। उन दोनों के यहाँ से जाने के बाद जियोंग रेंचो से कहना चाहती थी कि मुझसे मिलने के लिए आते रहना क्योंकि विंटर वेकेशंस काफी लंबी है और मैं घर में अकेले बोर हो जाती हूँ। लेकिन ये बात वो कह नहीं पा रही थी और एट द एंड तो रेंचो ने खुद ही कह दिया कि कल रेडी रहना, हम दोनों एक्वेरियम जाएंगे। जियोंग तो सुनकर इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उसे रेंचो के साथ जाने का मौका मिल गया और ये बात उसने कॉल करके शाओ को भी बताई। शाओ बोली कि मुझे लगता है वो दिल ही दिल में तुम्हें लाइक करता है, तुम प्यारी सी तैयार होकर उसके साथ जाना। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ जियोंग काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि फाइनली उसे रेंचो के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया। पर जब वो रेंचो के पास पहुंचती है तो वहां जाकर देखा कि वोंग भी इन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार बैठा था और ये देखकर तो उसे काफी गुस्सा आया। आफ्टर दैट एक्वेरियम का सीन दिखाया गया जहाँ इन दोनों को तो काफी ज्यादा रोमांटिक लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि इन दोनों के बीच में कुछ भी रोमांटिक हो पाता हमेशा की तरह वोंग वहाँ टपक जाता है। जियोंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इसे वोंग को अपने साथ लाने की जरूरत क्या थी। कहीं न कहीं तो उसे ये भी लगने लगा कि शायद रेंचो मुझे लाइक नहीं करता, लेकिन मौका पाकर रेंचो ने उसे क्लियर कर दिया कि मैं इस मुसीबत की जड़ को अपने साथ लेकर नहीं आया बल्कि इसने खुद ही मेरे साथ आने की जिद की। वोंग इन दोनों को अपने साथ लेकर डॉल्फिन शो देखने के लिए जाने वाला था और ये दोनों मौका ढूंढते ही वहाँ से फरार हो गए। अब जब वोंग इतने टाइम से कबाब में हड्डी बनने की कोशिश कर रहा था तो इन दोनों को भी वहाँ से भागना ही बेहतर लगा। नेक्स्ट सीन में सू रेंचो के पीछे पड़ा हुआ था। उसे बताता है कि तुम्हें स्पीच कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए क्योंकि ये कंपटीशन हमारे डिपार्टमेंट ने अरेंज करवाया है। हालांकि रेंचो को ना तो इस कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट है और ना ही वो इसमें पार्ट लेना चाहता था। दूसरी तरफ जियोंग को भी उसके सभी क्लास फेलोज ने कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए वोट दे दिया था, जबकि उसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं क्योंकि वो पहले ही हॉस्पिटल में प्री इंटर्नशिप के लिए हाँ कर चुकी थी। अब वो इस कंपटीशन को मैनेज कैसे करेगी। शाओ ने उसकी इंटर्नशिप की बात बातों ही बातों में सू को भी बता दी थी और ये भी कि हम चाहते हैं कि जियोंग इस कंपटीशन में पार्ट ले। अगली सुबह जब जियोंग इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल जाने वाली थी तो रेंचो पहले से ही उसे लेने के लिए खड़ा हुआ था क्योंकि वो नहीं चाहता कि जियोंग पहले दिन ही लेट हो जाए। जियोंग को उसका अपने लिए इतनी केयर करना अच्छा तो लग रहा था, लेकिन वो पागल लड़की अभी भी नहीं समझ पा रही कि रेंचो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें उसे हॉस्पिटल में दिखाया गया जहाँ वो डॉक्टर से अपना इंट्रोडक्शन करवाने की प्रैक्टिस कर रही थी और वहाँ जियान भी आ पहुँचा क्योंकि वो भी यहाँ इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट हुआ था। फिर दोनों का ही सारा दिन काफी
बिजी गुजरता है और ज्यादातर तो जियोंग को डिलीवरी मैन का ही काम करना पड़ा। एट द एंड जब दोनों वापस जाते हैं तो जियान ने उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछा, जिस पर जियोंग तो उसे सब कुछ सच सच बताने ही वाली थी, लेकिन रेंचो ने उसको रोक दिया। वहाँ से वापस आते हुए दोनों बातें करते हुए आते हैं। रेंचो ने भी इस कंपटीशन में पार्ट ले लिया था, ये जानने के बाद कि जियोंग भी हमारी टीम का हिस्सा है। तभी इन दोनों को साथ आते हुए ग्वानाई ने देख लिया और जियोंग के पास आकर बताया कि मैं इस कंपटीशन की इंचार्ज हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और वो जरूरी बात ये थी कि तुम रेंचो की टीममेट हो, इसलिए प्लीज मेरे लिए पता लगा लेना कि उसे खाने में क्या कुछ पसंद है। इस पर जियोंग ने उसे साफ साफ मना कर दिया, सॉरी कर दी कि मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद भी रेंचो को लाइक करती हूँ और ये अभी नहीं हुआ बल्कि काफी पहले से है, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही थी। ग्वानाई उसे टोंट मारते हुए कहने लगी कि तुमने ऐसा कैसे सोच लिया, मुझे 100% यकीन है कि वो जरूर मुझे ही सेलेक्ट करेगा। इस पर जियोंग ये कहते हुए चली गई कि हम दोनों ही अपनी कोशिश करके देख लेंगे, क्योंकि इस बार जियोंग अपनी फीलिंग्स बताने के लिए देर नहीं करना चाहती। आफ्टर दैट ये सिलसिला शुरू हो गया था कि रेंचो रोज हॉस्पिटल में बैठकर जियोंग का वेट करता और वापसी में उसे अपने साथ लेकर आता। अब तो जियोंग का शक भी यकीन में बदलने लगा था कि शायद रेंचो का मुझ पर सीक्रेट क्रश है। और क्यों ना बदलता, जिस तरह वो रोज इसके लिए सोया मिल्क लेकर आता है, इसे अकेले जाने नहीं देता, ये प्यार ही तो था। इसके बाद जब जियोंग अपने रूम में आई तो उस पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिरता है कि वो रेंचो की टीम में नहीं बल्कि उसके ऑपोजिट टीम में है। इस पर तो जियोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि पहले तो वो जानती थी कि रेंचो सब कुछ संभाल लेगा, पर अब वो उसके ऑपोजिट टीम में रहकर कैसे करेगी। लेकिन इतना यकीन तो उसे जरूर हो गया कि ये सब कुछ ग्वानाई का किया धरा है। अब तो वो चाहकर भी इस कंपटीशन से पीछे नहीं हटना चाहती। अभी तो जैसे तैसे करके रात गुजर गई। कल सुबह से जियोंग ने हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हार तो उसको भी नहीं मंजूर। रेंचो को भी जब लिस्ट के बारे में पता चला तो वो जियोंग के लिए ज्यादा मुश्किलें ना पैदा करते हुए कहने लगा कि मैं कंपटीशन से पीछे हट जाऊंगा और वैसे भी मुझे इस कंपटीशन में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। पर जियोंग ने उसे पीछे हटने से मना किया, बताया कि मैं इस कंपटीशन को अपनी पूरी मेहनत के साथ जीतना चाहती हूँ, ना कि किसी का एहसान लेकर। नेक्स्ट सीन हमें कंपटीशन का दिखाया जाता है, जहाँ जियोंग पहले से ही पहुँच चुकी थी और रेंचो आते हुए उसके लिए अपने साथ कॉफी लेकर आया था। उसे नर्वस होने से मना किया, जो जियोंग को तो बहुत अच्छा लगता है, पर ग्वानाई को काफी ज्यादा गुस्सा आया। समझ नहीं आती कि वो जियोंग से हमेशा इतनी पोलाइटली बात कैसे करता है, जबकि मुझसे तो हमेशा रूड बिहेव किया। आफ्टर दैट कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहाँ इनका टॉपिक लव के बारे में था कि क्या रोबोट्स में भी इंसानों की तरह लव फीलिंग्स आ सकती है या नहीं। रेंचो को तो सब ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो। चाहे उसने लव के बारे में कुछ खास बातें नहीं की, लेकिन फिर भी उसकी बातें सबको अच्छी लगी। इसके बाद जियोंग की बारी आती है, जिसके लिए शाओ के अलावा और किसी ने भी चीयर अप नहीं किया, पर उसका खड़ा होना भी जियोंग को काफी अच्छा लगा। फिर जिस तरह लॉजिकल बातों के जरिए जियोंग ने ये बात साबित की कि रोबोट्स में कभी भी इंसानों वाली फीलिंग्स नहीं आ सकती, ये रेंचो को काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगा और सबसे पहले क्लैपिंग भी उसी ने ही स्टार्ट कर दी। इसके बाद रेंचो से क्वेश्चन किया गया कि क्या तुम्हारा प्यार व्यार का कोई एक्सपीरियंस है। इस पर रेंचो ने कहा कि हाँ, मुझे प्यार का एक्सपीरियंस है और मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो यही हमारे बीच मौजूद है। जियोंग को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस एटीट्यूडी लड़की को भी प्यार हो सकता है, और ज्यादा एंजाइटी वाली बात तो ये थी कि पता नहीं वो लड़की कौन होगी। वेल, जानना तो सभी चाह रहे थे कि वो लड़की कौन होगी जिससे ये हैंडसम लड़का प्यार करता है, पर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 16th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि जियोंग ने कल वाले कंपटीशन की वीडियो बार बार देखी, लेकिन रेंचो जिस लड़की का जिक्र कर रहा था वो सारी क्वालिटीज तो सिर्फ ग्वानाई में ही हो सकती है। जियोंग को भी सुनकर बहुत गुस्सा आया कि सारा टाइम तो मेरे साथ रहा करता था और एट द एंड उसने ग्वानाई को पसंद कर लिया। खैर, इसने भी फैसला कर लिया कि इस बार तो जो मर्जी हो जाए, मैं पिछली बार वाली गलतियाँ नहीं दोहराऊंगी और कम से कम एक बार तो उसे अपनी फीलिंग्स बता कर रहूंगी। इधर रेंचो ने भी अपने टीम मेंबर से फेवर मांगी कि मैं उस लड़की को अपना प्यार कन्फेस करना चाहता हूँ और इसमें तुम लोगों को मेरी हेल्प करनी होगी। बेचारे रेंचो को लगा कि जियोंग को मेरी फीलिंग्स का कुछ ना कुछ अंदाजा तो हो गया होगा, जबकि यहाँ जियोंग को लगता है कि शायद ग्वानाई ही वो लड़की है जिसे रेंचो लाइक करता है। दूसरी तरफ एंट्री होती है वोंग की, जो कि काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी क्लास फेलो जिया, जिससे वो हमेशा स्टडी में कंपटीशन किया करता था, वो फाइनली अब्रॉड जाने वाली है। जियोंग भी शॉक्ड हो गई कि जिया जाने वाली है और उसने अभी तक ये बात जियान को नहीं बताई,
जबकि बाहर ही खड़ा जियान ये सारी बातें सुन लेता है। अब तो वो यही दुआ करने लगी कि प्लीज गॉड जियान को मेरे सामने मत ले आना, वरना मेरे मुंह से तो सब कुछ सच सच निकल जाएगा। नेक्स्ट सीन में जिबाई को दिखाया जाता है जिसने हॉस्पिटल में जिनियो को देख लिया और ऊपर से उसके हाथ में कैंसर का आउटलेट देख लेता है। अब तो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया कि शायद उसे कैंसर है और उसने मुझे बताया तक नहीं। पर जिनियो ने उसे क्लियर कर दिया कि मैं तो यहाँ अपनी दोस्त के साथ आई थी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड जब उसने नोटिस किया कि जिबाई को अभी भी उसकी इतनी फिक्र है तो वो जिबाई को हक कर देती है, कहने लगी कि मैं जानती थी तुम कभी भी मुझे अपने दिल से नहीं निकाल सकते। जिबाई भी काफी ज्यादा खुश हो गया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सिर्फ उसका एक सपना था। जिनियो तो उसके सामने ऐसी एक्ट कर रही थी जैसे वो दोनों सिर्फ पुराने क्लास फेलोज हो। इसके बाद हमें जियोंग को दिखाया गया जो पॉलर से काफी एक्सपेंसिव मेकअप कराती है क्योंकि वो डायरेक्टली रेंचो के पास जाकर उसे बता देना चाहती थी कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। शाओ उसे मना कर रही थी, ये कह करके पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ बुरा जरूर होने वाला है। जिस पर जियोंग बोली कि तुम फिक्र नहीं करो, मैंने लव गुरु से बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज ले लिए हैं, तुमने देखा नहीं उसने जिबाई को भी कैसे पटा लिया। नेक्स्ट सीन में हमें जिया और जियान को दिखाया जाता है जहाँ फाइनली अब्रॉड जाने वाली बात तो खुल चुकी थी। अब जिया उससे पूछने लगी कि क्या ग्रेजुएशन के बाद तुम भी मेरे साथ अब्रॉड नहीं जा सकते। इसके लिए जियान ने उसे मना कर दिया, जिस पर जिया गुस्सा हो जाती है कि हाँ तुमने हमेशा सिर्फ जियोंग को ही वैल्यू दी, अगर मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स पहले ना बताई होती तो यकीनन आज तुम जियोंग के साथ होते। एक वही बेवकूफ है जो पिछले 5 साल से तुम्हें चाहती रही लेकिन अपनी फीलिंग्स तक नहीं बता सकी। इधर ये अच्छे से तैयार हो गई थी, काफी ज्यादा खुश भी थी। वही मुंह लटकाए हुए जियान आता है जो जियोंग को देखकर पूछने लगा कि क्या तुमने पहले कभी भी मुझे लाइक किया। सुनकर जियोंग भी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन इस बारे में कहीं बाहर जाकर बात करने के लिए कहा। तो इधर जिया को भी फील हुआ कि शायद मैंने जियान को कुछ ज्यादा ही सुना दिया, मुझे जियोंग को बीच में नहीं लाना चाहिए था। जबकि जियोंग ने जियान को सारी बात क्लियर कर दी कि हाँ मैंने पास्ट में तुम्हें जरूर चाहा था, तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में जानने के बाद मैं काफी ज्यादा रोई भी, लेकिन फिर मैंने मूव ऑन कर लिया तुम दोनों के लिए। अब मैं दिल से खुश हूँ और वैसे भी अब कोई और है जिसे मैं लाइक करती हूँ। जियान ने भी उसे सॉरी कर दी उसका दिल दुखाने के लिए। इसके बाद जब दोनों वहाँ से जाने लगे तभी जियोंग का पैर स्लिप हो जाता है और जियान ने उसे पकड़ लिया गिरने से बचाने के लिए। एंड टाइम पर वहाँ जिया भी पहुँच आई केक लेकर, जो कि जियान को ही ढूंढ रही थी। और ये वाला सीन देखने के बाद तो वो चीखने चिल्लाने लगी कि तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। इन बेचारों के लिए तो क्लियर करना भी काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि ये कुछ क्लियर कर पाते जिया ने जियान को मारने के लिए केक फेंका, पर केक सीधा जाकर लगा हमारी जियोंग के फेस पर। अब समझ आया कि शाओ क्यों कह रही थी कुछ न कुछ बुरा तो जरूर होने वाला है। खैर वो जियान को जिया के पीछे जाने के लिए कहती है और खुद चुपके छुपाते हुए कैंपस आ गई कि कहीं उसे कोई देख ही ना ले, वरना तो उसका और मजाक बन जाएगा। पर जब किस्मत ही खराब हो तो क्या हो सकता था, जिससे वो छुपना चाह रही थी वही उसके सर पर आकर खड़ा हो गया। अब तो उसे भी अपना ये केक वाला मुंह दिखाना पड़ा। रेंचो बोला स्टूपिड लड़की, किसी की हिम्मत भी हो मेरे होते हुए तुम पर हंसने की, चलो मेरे साथ मैं तुम्हारा फेस वॉश करवा देता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेंचो ने उसे अपना ट्रैक सूट भी दे दिया था और बताता है कि तुम्हारे बालों से स्मेल आ रही है, चलो मैं अच्छे से वॉश कर देता हूँ। इसी दौरान जियोंग ने उसे सारी कहानी सुनाई कि केक उसके फेस पर कैसे लगा, जो जानकर रेंचो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आया कि जिया की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हिट करने की। लेकिन जियोंग ने उसे रिलैक्स कर दिया कि वो मुझे नहीं बल्कि जियान को मारना चाह रही थी, लेकिन बाय मिस्टेक मुझे लग गया। खैर इसके बाद रेंचो ने उसे डिनर पर इनवाइट किया, बताया कि मैं तुम्हें कुछ जरूरी बताना चाहता हूँ और प्लीज इस बार लेट मत होना। नेक्स्ट सीन में रेंचो के सभी फ्रेंड्स उसके साथ लव कन्फेशन की तैयारियां करवा रहे थे। आखिरकार उनकी भी तो जान छूट जाएगी हमेशा बिना गलती की पनिशमेंट खाने से। इवनिंग में जब जियोंग उससे मिलने के लिए जा ही रही थी तभी जियान का कॉल आता है जो बता रहा था कि पता नहीं जिया कहाँ गायब हो गई, मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो नहीं मिल रही, तुम प्लीज उसे ढूंढने में मेरी हेल्प कर दो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इसके लिए तो जियोंग भी उसे मना नहीं कर सकी क्योंकि वो जानती थी जिया इस वक्त कहाँ होगी। फिर रेंचो को लेट आने का मैसेज करके जिया को ढूंढने के लिए चली जाती है, जबकि यहाँ रेंचो तो सब कुछ रेडी करके उसके आने का वेट कर रहा था। तभी जियोंग का सामना कुछ गुंडों से होता है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो सेफली यहाँ से गुजर गई। रेंचो ने भी फौरन से कॉल करके उसकी लोकेशन पूछी क्योंकि इतनी रात को उसका अकेला जाना सेफ नहीं था। फाइनली वो जिया तक पहुँच गई जो कि काफी ज्यादा ड्रंक थी और जियोंग को बातें सुनाने लगी कि मैंने हमेशा तुम्हें हराने की कोशिश की लेकिन फिर भी तुम सबकी नजरों में जीत जाती हो और इसमें मेरी क्या गलती अगर तुम जियान को अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकी, तुमने बस हमेशा मेरे सामने ब्रेव बनने की कोशिश की हालांकि तुम सबसे ज्यादा डरपोक हो। अब रेंचो ही वो लड़का है ना जिसे तुम लाइक करती हो, मुझसे शर्त लगा लो तुम आज भी उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती। उसकी बातें सुनकर जियोंग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई कि हाँ मैंने हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट किया लेकिन इसके बावजूद भी मैं सबसे ज्यादा डरपोक हूँ, लेकिन अब मजीद नहीं, इस बार मैं रेंचो को अपनी फीलिंग्स बता कर रहूंगी। फिर जैसे तैसे करके वो जिया को वहाँ से नीचे ले आती है। तभी उन दोनों का सामना होता है उन्हीं
उन्हीं लोफर लड़कों से जो इनको जाने नहीं दे रहे थे, और जियोंग जिया को डिफेंड करते हुए ऐसे दिखा रही थी जैसे तुम लोगों का सामना करना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। लेकिन दिल ही दिल में उसने विश कर ली कि गॉड प्लीज रेंचो को यहाँ ले आओ, अगर वो यहाँ आ गया ना तो मैं डायरेक्टली ही उसे बता दूंगी कि मैं उसको लाइक करती हूँ। उसके कहने की देर थी कि यहाँ दौड़ता हुआ हमारा रेंचो पहुँच आया और जियोंग तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। वो शूटिंग स्टार की तरह उड़ता हुआ आ रहा था और जियोंग ने उसे आवाज लगाकर बता दिया कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वैसे इस लड़की का भी कोई हाल नहीं, पहले तो बताना नहीं चाह रही थी और अब जब वो बेचारा जंग लड़ने आ गया तो खामखा उसको भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया। वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसके पास आ गया, कहने लगा कि दोबारा बताओ अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा। लेकिन जब उसने जियोंग के हाथ पर चोट देखी तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, अपनी शर्ट उतार कर उसके फेस पर डाल देता है ताकि वो ये सारी मार कुटाई ना देख सके। फिर एक साथ ही गुंडों को ढेर कर देता है और जब जियोंग अपने फेस से शर्ट हटाती है तो वो सारी ही लड़के उसे नीचे पड़े हुए नजर आए। एंड टाइम पर वहाँ जियान भी पहुँच आया जो जिया को हक कर देता है और जियोंग से उसका हाल पूछने लगा, जिस पर रेंचो जियोंग का हाथ पकड़ कर ले जाते हुए कहने लगा कि तुम सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की फिक्र करो। उसका ये कहना जियोंग को अच्छा तो लगा पर उसे फिक्र होती है कि ना तो ये मुझे डांट रहा है ना ही कुछ और कह रहा है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। साथ ही रेंचो ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि खबरदार आइंदा इस तरह की रिस्क लेने की कोशिश की तो दूसरों को प्रोटेक्ट करना छोड़ दो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। जियोंग खामोशी से खड़ी उसकी बातें सुनती रही। इसके बाद रेंचो उसके हाथ पर बैंडेज लगाता है और बताया कि कल हमारा स्विमिंग कंपटीशन है, तुम देखने के लिए जरूर आना, मैं वही तुम्हें तुम्हारा जवाब दे दूंगा। ये बात जियोंग को तो कुछ समझ नहीं आई, लेकिन शाओ ने उसे समझा दिया कि वो कंपटीशन जीतकर तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कल के स्विमिंग कंपटीशन का, जहाँ जियोंग तो काफी ज्यादा खुश होती है कि आज फाइनली रेंचो उसके सवाल का जवाब दे देगा। शाओ को सू का मैसेज आता है जिसने उसे बाहर बुला लिया था कुछ दिखाने के लिए और जियोंग ने इसे जल्दी ही वापस आने के लिए कहा। तो बाहर जाने के बाद सू शाओ को बुके देते हुए कहने लगा कि मुझे रेंचो ने भेजा था जियोंग के लिए बुके लाने को, ये वाला मुझे काफी अच्छा लगा इसलिए तुम्हारे लिए भी ले आया। शाओ ने तो फौरन से पिक्चर लेकर जियोंग को भी सेंड कर दी कि इस तरह के फ्लावर तुम्हें रेंचो देने वाला है, पहले से ही रेडी रहना। जियोंग बहुत ज्यादा खुश होती है। वही ग्वानाई भी पहुंच आई जो कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर करने वाली है। इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है और हमेशा की तरह फिर से हमारा रेंचो जीत गया, पर इस बार उसके लिए अच्छी बात ये थी कि जियोंग उसके लिए चीयर अप कर रही थी। अब फाइनली बारी आती है रेंचो की फीलिंग्स जानने की। जियोंग उससे पूछने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसे ग्वानाई खड़ी हुई नजर आई जो रेंचो को थैंक यू करती है उसे सरप्राइज देने पर। ये देखकर तो जियोंग का दिल ही टूट गया, उसके आंखों से आंसू आने लगे कि रेंचो ने उसे नहीं बल्कि ग्वानाई को चूज किया। यहाँ रेंचो ने उसके हाथ से बुके खींच लिया, पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि जियोंग के लिए है, मैं उसे अपना लव कन्फेस करने वाला हूँ। जिस पर वो बोली कि अब तो जियोंग ने मिसअंडरस्टूड कर लिया क्योंकि जो कुछ मैंने अभी अभी कहा था वो उसने डोर पर खड़े सब कुछ सुन लिया। ये सुनकर तो रेंचो फौरन से उसके पीछे जाने लगा, लेकिन ग्वानाई उसे चिमट ही जाती है अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, कहती है कि तुम्हें उसे नहीं बल्कि जरूर मुझे ही चूज करना होगा। तभी वहाँ जियोंग की एंट्री हुई, काफी गुस्से में रेंचो के पास आते हुए कहने लगी कि तुमने कहा था ना तुम मुझे आंसर करोगे, पहले मुझे जवाब दो, मुझे रिजेक्ट करो उसके बाद ग्वानाई को अपनी फीलिंग्स बताना। क्या इतने टाइम में थोड़ी सी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं आई? रेंचो तो उसे ये छटर पटर करता हुआ देखकर स्माइल करने लगा, जिस पर जियोंग बोली तुम हंस क्यों रहे हो, क्या मैं फनी लग रही हूँ? जिस पर वो बोला कि फनी तो नहीं लेकिन क्यूट जरूर लग रही हो। साथ ही उसे बुके पकड़ाते हुए आई लव यू बोला और बताया कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। जियोंग तो सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई कि रेंचो उसे पसंद करता है और ये बुके भी उसी के लिए ही था। गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी हाँ कर देती है, लेकिन ये सब कुछ बेचारी ग्वानाई से नहीं देखा जा रहा। कहने लगी कि तुमने तो कहा था कि हम दोनों फेयर कंपटीशन लड़ेंगे, अब मुझे भी मेरी फीलिंग्स बताने का मौका दो। उसे मौका देकर जियोंग भी वहाँ से बाहर चली जाती है और रेंचो उस पर हंसने लगा कि ये किस तरह की गर्लफ्रेंड है कि अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ छोड़कर बाहर चली गई। वैसे बाहर आकर इस बेवकूफ लड़की को भी एहसास हो गया कि मुझे तो अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर लाना चाहिए था, लेकिन वो ग्वानाई के साथ चीटिंग भी नहीं करना चाहती। तभी उसका पांव स्लिप हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 17th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिनियो जिबाई के सामने ऐसी रिएक्ट कर रही थी जैसे वो उसे जानती तक नहीं, और ये बात जिबाई को भी काफी हर्ट कर देती है। और जब उसका दोस्त बोला कि ये लड़की कितनी प्यारी है, आई विश कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, तो ये सुनकर तो उसे और ज्यादा गुस्सा आया। इसके बाद हमें दिखाया गया कि जिनियो एक इमरजेंसी केस देखती है और साथ ही रेंचो को कॉल करके बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ हॉस्पिटल में है। वो तो पागलों की तरह
दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंच आया और यहाँ रूम में आने के बाद ही उसे रिलीफ मिला। जियोंग से कहने लगा कि तुम पागल हो, मुझे किसी और लड़की के साथ रूम में अकेला छोड़कर चली गई थी और फिर खुद को चोट भी लगवा दी। मुझसे वादा करो कि आइंदा इस तरह की स्टूपिड हरकतें नहीं करोगी और ना ही मुझे अकेला छोड़कर जाओगी। दूसरी तरफ हमें जिनियो के साथ जियोंग को दिखाया जाता है, जहाँ शाओ और सू भी पहुंच आए और उसे सही सलामत देखकर शॉक्ड हो गए। जबकि इधर रूम में उसकी जगह वोंग था, क्योंकि जियोंग वोंग के ऊपर गिर गई थी, इसलिए उसी को ही चोट लगी। जियोंग को तो रेंचो का उसके लिए फिक्र करना काफी अच्छा लगा, पर सू कहने लगा कि कम से कम हमें क्लियर तो कर देते कि जियोंग बिल्कुल ठीक ठाक है, हम कितनी दूर से भागते हुए आए। जिस पर शाओ बोली कि तुमसे तो अच्छा है ना, उसे अपनी गर्लफ्रेंड की कितनी फिक्र होती है। एंड वो कहने लगा कि रिलेशनशिप में तो मैं इससे ज्यादा बेटर कर सकता हूँ, तुम एक दफा मौका तो दो। वेल, जब इतना उसने कह ही दिया था तो सबके सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज भी कर दिया और शाओ ने भी उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया। नेक्स्ट सीन में रेंचो जियोंग को हॉस्टल छोड़ने आया था, जहाँ जियोंग को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम दोनों वाकई ही रिलेशनशिप में हैं। इवन के वो रेंचो को बॉयफ्रेंड कहने से भी काफी शर्मा रही थी, क्योंकि इससे पहले उसने कभी उससे इस तरह से बात नहीं की। इस पर रेंचो उससे अपने सर्टिफिकेट्स दिखाते हुए पूछने लगा कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं लाइक फाइक और इंटेलिजेंट हूँ। जियोंग ने सर हिलाकर हाँ का जवाब दिया और वो कहने लगा कि इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए क्वालिफाइड हूँ, इसलिए अपने दिल को समझा लो कि अब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। जियोंग भी काफी ज्यादा खुश हो गई, कहने लगी कि ये रिलेशनशिप में मेरा फर्स्ट टाइम है, अगर मैं कुछ गलत करूँ तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शाओ से सिखा रही थी कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के सामने कैसे रिएक्ट करना होगा। फिर जब खाना ऑर्डर करवाने का टाइम आया तो शाओ ने कुछ हल्का फुल्का सा ऑर्डर करवाया, जिसे देखकर जियोंग भी कुछ ऐसा ही करने वाली थी, लेकिन रेंचो बोला बिल्कुल भी नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए इतना सा खाना काफी नहीं होगा, और काफी सारा ऑर्डर करवा देता है। बेचारी जियोंग दिल ही दिल में सोचने लगी कि मैं तो इसके सामने रिजर्व होने का नाटक भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही जानता है। आफ्टर दैट जब जियोंग शाओ और सू को लंच शेयर करते हुए देखती है तो वो भी रेंचो के साथ रोमांटिक होने के लिए कहने लगी कि क्यों ना तुम भी मेरे साथ लंच शेयर करके खाओ। जिस पर वो बोला कि ये इतना सारा भी नहीं है, अगर मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा तो फिर तुम्हारा पेट कैसे भरेगा। दोनों ही रिलेशनशिप में तो आ गए, पर इस रिलेशनशिप को चलाए कैसे, दोनों में से किसी एक को भी नहीं पता। रेंचो उसके बारे में पहले से ही सब कुछ जानता था और रोमांस का तो कोई नामो निशान ही नहीं। ये जियोंग के लिए एक और बड़ा मसला बन गया। और तो और रेंचो जनाब कल सुबह जियोंग को डेट पर लाइब्रेरी लेकर आया था उसको पढ़ाने के लिए। जियोंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ कह भी नहीं पा रही, पर वो बॉयफ्रेंड कहने के बजाय उसे सीनियर कह देती है, जो रेंचो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस बात पर तो रेंचो का भी मूड ऑफ हो गया कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है जो जियोंग को अच्छा नहीं लगा। और जियोंग भी उसे कैसे समझाए कि उसे रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी रिलेशनशिप वाली फीलिंग्स नहीं आ रही। दूसरी तरफ शाओ और सू तो एक्वेरियम जाकर मजे लूट रहे थे, जबकि बेचारी जियोंग यहाँ बोर होती रही। नेक्स्ट सीन में शाओ जियोंग के पास आकर उससे आज के डेट के बारे में पूछती है, जिस पर इसने भी अपना सारा दुखड़ा सुना दिया कि डेट के नाम पर उसे स्टडी ही करनी पड़ी। इस पर शाओ ने उसको मशवरा दिया कि अगर तुम रेंचो को इम्प्रेस करना चाहती हो तो उसके लिए कुकिंग करो, आई एम श्योर कि ये उसे काफी रोमांटिक लगेगा। कुकिंग तो हमारी जियोंग को आती नहीं, पर वो रेंचो पर ये वाला टोटका ट्राई करने का भी सोच लेती है। अगले सीन में हमें जिनियो को दिखाया गया, जो कि जिबाई की यूनिवर्सिटी में इवेंट पर डांस करने के लिए सेलेक्ट हुई थी और वो यहाँ अच्छा सा डांस करके उसे जेलस करना चाहती थी। पर बेचारी को स्टेज पर जाने के बाद पता चला कि जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की वो तो ये वाला इवेंट देखने के लिए आया ही नहीं। इसके बाद जाते हुए उसे जिबाई मिला, जिसे वो अच्छा खासा सुना देती है, ये कहकर कि तुम्हें कोई और रास्ता नहीं मिला जो हमेशा मेरे सामने आ जाते हो। बेचारे जिबाई को भी समझ नहीं आती कि आखिर ये हो क्या रहा है। खैर जिनियो के जाने के बाद वो मिस्ड की हुई परफॉर्मेंस की वीडियो देखता है, जिसमें जिनियो ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। नेक्स्ट सीन में जियोंग को दिखाया गया, जो कि रेंचो के लिए कुकिंग कर रही थी। वैसे कुकिंग कम फाइटिंग ज्यादा लगती है। रेंचो ने उसकी हेल्प करने को भी पूछा, पर उसने मना कर दिया। तभी उसका हाथ जल जाता है और रेंचो बर्नर ऑफ करके उसे डांटने लगा कि मैंने तुम्हें बताया भी मैं बाहर से ले आऊंगा। उसका हैंड वॉश कराने लगा, कहता है कि अगर तुम्हें पेन हो तो मुझे पिंच कर देना, खुद को सप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं। अब चाहे जियोंग को अपना रिलेशनशिप बाकियों की तरह रोमांटिक तो नहीं लगता, पर उसे इतनी समझ जरूर आ गई कि उसे रेंचो के साथ सबसे ज्यादा सेफ फील होता है। रेंचो ने उसके हाथ पर मेडिसिन लगाई, साथ ही साथ उसे प्रॉमिस ले लिया कि आइंदा
आइंदा तुम कभी भी कुकिंग नहीं करोगी, बल्कि फ्यूचर में भी तुम्हारे लिए कुकिंग मैं करूंगा। वैसे गाइज मुझे समझ नहीं आती कि इतने अच्छे लड़के सिर्फ चाइना में ही एग्जिस्ट क्यों करते हैं। अगर मेरे अलावा किसी और का भी चाइना जाने का ख्वाब है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वेल इसके बाद एंट्री होती है मॉम डैड की, जिसका जियोंग को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो दोनों आज ही आने वाले हैं। इसके बाद लंच करते हुए मॉम रेंचो से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, जिस पर उसने बताया कि हाँ मैं रिलेशनशिप में हूँ। वैसे मॉम तो उसको अपनी दोस्त की बेटे से इंट्रोड्यूस करवाने वाली थी, क्योंकि वो भी रेंचो की तरह लाइक फाइक है और इन दोनों की जोड़ी परफेक्ट रहेगी। इस पर जियोंग को तो बड़ा गुस्सा आया, खड़े होकर कहने लगी कि मैं ही रेंचो की गर्लफ्रेंड हूँ। आप दोनों भी कितने अजीब है ना, अपनी बेटी के ही दुश्मन बन गए। डैड ने तो फौरन से उसे हाथ मिलाकर गुड लक कह दिया उसके फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो जानता था कि इसकी लाइफ भी मेरी लाइफ की तरह टफ होने वाली है। नेक्स्ट सीन किचन का दिखाया गया, जहाँ डैड रेंचो को बता रहा था कि मैं जानता हूँ मेरी बेटी में बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, वो बहुत लापरवाह भी है, पर वो हमारी इकलौती औलाद है और मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। तुम प्लीज फ्यूचर में उसका अच्छे से ख्याल रखना। इस पर रेंचो ने भी उनसे वादा कर लिया कि मैं आपको कभी भी जियोंग के लिए फिक्रमंद होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ मॉम भी जियोंग को समझा रही थी कि रेंचो जैसे अच्छे लड़के सिर्फ किस्मत वालों के ही मिलते हैं, अगर तुम्हें मिल गया है तो उसकी कदर करो, कभी भी उसे नाराज होने मत देना। नेक्स्ट सीन में जियोंग रेंचो को अपने रूम में लेकर आती है, जहाँ रेंचो उसके लिए गिफ्ट में एक डायरी लेकर आया था। इस पर जियोंग को तो लगा कि शायद उसकी स्टडी फिर से स्टार्ट हो गई, पर रेंचो ने इसमें उसके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस में आई लव यू लिखा है। एट द एंड ये भी क्या आइंदा मुझे कभी भी सीनियर कह के मत बुलाना, बल्कि अपना चार्मिंग बॉयफ्रेंड कहना। जियोंग को तो उसकी ये सारी बातें काफी ज्यादा स्वीट लगती है और उसको और स्वीटनेस देने के लिए रेंचो उसे किस कर देता है, बिकॉज वो समझ गया था कि रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए और शायद जियोंग भी यही चाहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें सो और रेंचो को दौड़ते हुए दिखाया जाता है। ये दोनों कोई जंग लड़ने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड को रिसीव करने के लिए जाते हैं उनकी क्लास ऑफ होने से पहले। रेंचो तो उसे क्रॉस करके पहले ही पहुंच आया और जब जियोंग क्लास से बाहर आती है तो उसके स्वागत में पहले से ही खड़ा रहा, फिर उसका बैग उठा लेता है अच्छे बॉयफ्रेंड्स की तरह। जियोंग को भी देखकर काफी अच्छा लगा। थोड़ी ही देर में यहाँ सू भी पहुँच जाता है शाओ को रिसीव करने के लिए। बेचारे की हालत तो काफी ज्यादा खराब हुई थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 18th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम जिबाई को देखते हैं, जो कि फोन शॉप पर फोन खरीदने के लिए आया था और उसकी डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि जैसा भी फोन हो बस उसमें वीचैट चलता हो। असल में उसे फोन यूज करने का तो कोई शौक नहीं, लेकिन अब जिनियो के खातिर उसे करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जियोंग को दिखाया गया, जो कि रेंचो को वुडन स्कल्पचर बनाने के लिए लेकर आई थी, बिकॉज वो चाहती थी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट बनाए। और क्योंकि ये आइडिया जियोंग का था, बेचारे रेंचो को तो बनाना भी नहीं आ रहा, तो इस पर जियोंग उसका हाथ पकड़कर उसे सिखाने लगी। ये रेंचो को अच्छा लगने के साथ साथ काफी ज्यादा रोमांटिक भी लगा और टर्टरस से कहने लगा कि देखो जरा तुम्हारी मॉम कितने अच्छे से काम कर रही है। गिफ्ट बना लेने के बाद दोनों इसे बॉक्स में पैक कर देते हैं और घर जाकर ही ओपन करने के लिए कहा। आफ्टर दैट जियोंग को भूख लगी थी, तो रेंचो उसे रेस्टोरेंट लेकर आता है और यहाँ लाने के बाद सबसे पहले वो वन वे मिरर दिखाते हुए कहने लगा कि ये वो जगह है जहाँ तुमने पहली बार मुझे देखकर ब्लिंक किया था। जियोंग को तो इस बारे में कुछ भी याद नहीं, पर उसी दिन उसने रेंचो के दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। खैर अब जब उसने बता ही दिया था तो जियोंग उसको फेवर वापस करने के लिए कहती है और फौरन से रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। ये रेंचो के लिए थोड़ा सा बचकाना जरूर था, पर उसके कहने पर ब्लिंक करके उसे फेवर वापस कर देता है। फिर दोनों ही एक साथ पिक्चर भी लेते हैं और जियोंग ने उसको पोस्ट करते हुए ये लिख दिया कि मेरी पहली डेट मेरे प्यार के साथ। इस पर रेंचो बोला कि मुझे याद है किसी ने कहा था कि अगर मुझे कभी भी तुमसे प्यार हो गया तो मैं अपनी अपेंडिक्स की लाइफ सर्जरी करके सबको दिखाऊंगी। यकीनन ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ हमारी जियोंग ने ही कहा था। बेचारी अपनी ही की हुई बात की वजह से फंस गई। अगले सीन में जियोंग रेंचो का दिया हुआ गिफ्ट ओपन करती है, जो कि अजीब से शेप वाला हार्ट था। उसे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा, पर ये दोनों लड़कियां उस पर हंसने लगी। ये कहकर के प्यार वाकई ही अंधा होता है, क्योंकि उसे यह अजीब से शेप वाला हार्ट भी काफी अच्छा लग रहा था। आफ्टर दैट उसे जिया की कॉल आती है, जिसने उसे रेंचो के साथ रिलेशनशिप में आने पर कांग्रेचुलेशन बोला। साथ ही बताया कि मैं स्टडी के लिए अब्रॉड जाने वाली हूँ। मैंने और जिया ने ब्रेकअप कर लिया है। हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन हम फ्यूचर की एक दूसरे को गारंटी नहीं दे सकते, इसलिए हमें ये ऑप्शन ही बेटर लगा। जियोंग को भी यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये उन दोनों का अपना फैसला था, इसमें जियोंग भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ रेंचो ने भी जियोंग का दिया हुआ गिफ्ट ओपन किया, जो कि एक स्कल था। वो भी जियोंग की तरह प्यार में अंधा हो चुका है, जबकि उसके दोस्त भी उस पर हंस रहे थे। यानी कि दोनों को ही एक दूसरे का दिया हुआ गिफ्ट
गिफ्ट इतना ज्यादा पसंद आया कि हमेशा के लिए अपने पास संभाल कर रखने के लिए कहा। नेक्स्ट सीन में रेंचो जियोंग के पास आता है उसे कुछ इम्पोर्टेंट बताने के लिए, और वो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो 1 मंथ के लिए प्रोविंस से बाहर जाने वाला है किसी एक्सचेंज एक्टिविटी के लिए। वैसे जाना तो वो खुद भी नहीं चाहता और उसने सोच लिया था कि अगर जियोंग ने उसे जाने से मना किया तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, लेकिन जियोंग भी उसको उसके अचीवमेंट से रोकना नहीं चाहती, इसलिए जाने से मना नहीं करती। तभी रेंचो बोला कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप गारंटी डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, तुम जो कहोगी मैं उसमें लिखने के लिए तैयार हूँ। जिसमें जियोंग ने अपनी कुछ शर्तें लिखवाई कि तुम मुझे रोज वीडियो कॉल करोगे, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई जल्दी करोगे। ये तो मैं जानती हूँ कि तुम किसी भी लड़की को वीचैट पर ऐड नहीं करोगे, पर फिर क्या अगर कोई लड़की तुम्हें ऐड करना चाहे तो? और रेंचो बोला कि मैं कह दूंगा ना कि मेरे पास फोन ही नहीं है। वेल, डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद जियोंग उस पर अपने सिग्नेचर कर देती है और रेंचो ने सिग्नेचर करने के बजाय उसे किस कर दी, ये कहकर के मुझे इस पर साइन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियोंग ने रेंचो के लैब मेट्स की ड्यूटी लगा दी थी उसके खाने पीने का ख्याल रखने के लिए। इसके बाद वो दोनों भी एक दूसरे को हक करके बाय बाय करते हैं। इतनी ज्यादा वरीड तो जियोंग भी नहीं थी जितना रेंचो हो रहा था। इसके बाद जियोंग वोंग के लिए हॉस्पिटल में खाना लेकर जाती है जिसे गेम में ही एक लड़की पसंद आ गई थी, बल्कि उसे तो ये भी लगने लगा था कि शायद उस लड़की को मुझसे प्यार हो गया है। जिस पर जियोंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी कि क्या इस लड़की ने कभी तुमसे वॉइस में बात की या कभी अपना रियल नाम भी बताया? अगर नहीं तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये कोई लड़की होगी? क्या पता ये कोई लड़का हो। बेचारे वोंग का तो दिल ही टूट गया। आफ्टर दैट जियोंग अपने बेकिंग क्लब में वापस आई जहाँ उसको सू से पता चला कि उसका बेकिंग क्लब डिसबंडन होने वाला है क्योंकि उसके पास और कोई मेंबर्स नहीं, और अब तो इतनी देर हो चुकी कि अगर वो और मेंबर्स ले भी आए तब भी शायद अपने बेकिंग क्लब को ना बचा सके। जियोंग इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गई, पर थोड़ी ही देर में जब उसे रेंचो की कॉल आई तो वो ऐसे दिखाने लगी जैसे उसे कोई भी परेशानी नहीं है। रेंचो ने उसको अपना बनाया हुआ ऐप दिखाया जिसका नाम जियाओही था और जिसके लिए वो यहाँ से दूसरे प्रोविंस गया है। बताया कि इसको इंस्टॉल कर लो, ये तुम्हारे साथ चैटिंग भी करेगा और तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प भी करेगा। इतना तो वो भी समझ गया था कि जियोंग किसी न किसी बात की वजह से परेशान जरूर है और बातों ही बातों में उससे सारी बात उगलवा ली। इस पर रेंचो ने उसको परेशान होने से मना कर दिया। बताया कि तुम फिक्र नहीं करो, मुझे वापस आने दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद जियोंग जियाओही ऐप को इंस्टॉल करके उसके साथ चैटिंग करती है और शॉ को भी इंस्टॉल करने के लिए कहा, लेकिन पता नहीं क्यों शॉ के फोन में वो ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा था। जिस पर जियोंग बोली कि मैं रेंचो से पूछकर तुम्हें बता दूंगी। इधर जियोंग जियाओही को बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही हूँ, जिस पर उसने रेंचो की पिक्चर इसको सेंड कर दी। जियोंग ने सोचा नहीं था कि ये ऐप इतना ज्यादा काम का होगा, पर वो रेंचो की पिक्चर को देखकर काफी खुश हो गई। आफ्टर दैट जियोंग मजे मजे की नींद सो जाती है, पर ख्वाब में भी वो रेंचो से मिलने के लिए गई थी और रेंचो उसे देखकर किस कर देता है। क्योंकि वो रेंचो को मिस करते करते सोई थी, इसलिए उसे सपने में भी सिर्फ रेंचो ही नजर आ रहा था। दूसरी तरफ जिबाए जिनियो को वीचैट पर रिक्वेस्ट सेंड करके बताता है कि मुझे ऐड कर दो, मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जिबाए हूँ। जबकि जिनियो तो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि जिबाए सेलफोन यूज नहीं करता, उसे तो ये सारे मैसेजेस स्पैम मैसेजेस लगे। नेक्स्ट सीन में रेंचो अपने मेट्स के साथ काम में मसरूफ था, तभी उसे जियोंग का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारे लिए फूड ऑर्डर करवाया है, बाहर जाकर उसे रिसीव कर लो। फिर जब रेंचो वो फूड रिसीव करने के लिए बाहर जाता है तो पीछे से जियोंग ने उसको सरप्राइज दे दिया। बताया कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही थी, इसलिए तो मुझे यहाँ तक आना पड़ा। रेंचो को भी उसका यहाँ आना अच्छा लगा क्योंकि वो भी जियोंग को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। उन दोनों को ऐसे रेंचो के टीचर्स भी देख लेते हैं। इसके बाद उसने जियोंग को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया और सबके साथ बैठकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद रेंचो ने जियोंग को आइडिया दिया कि क्यों ना तुम न्यूट्रिशनिस्ट बन जाओ, इस तरह तुम्हारा बेकिंग का शौक भी पूरा हो जाएगा और स्टडी में भी हेल्प मिलेगी। ये आइडिया जियोंग को भी बहुत पसंद आया क्योंकि न्यूट्रिशनल मेडिसिन का स्कोप भी चल रहा है और इस तरह उसका शौक भी पूरा हो जाएगा। अगली सुबह हमें जिबाए को दिखाया जाता है जो कि अभी तक जिनियो को ऐड करने के लिए मैसेजेस करता रहा, लेकिन वो इसे इग्नोर करती है। और तो और जिनियो ने इसको फेक समझकर ब्लॉक भी कर दिया, जिस पर जिबाए को लगा कि शायद वो मुझसे काफी ज्यादा नाराज है। फिर वो जिनियो से मिलने के लिए उसके पास जाता है, जहाँ जिनियो इसे देखकर पूछने लगी कि तुम्हारा कोई डाटा वेटा तो लीक नहीं हो गया, क्योंकि कल से मुझे किसी इडियट के मैसेजेस आ रहे हैं वीचैट पर ऐड करने के लिए और वो भी तुम्हारे नाम से। जिबाए उसको वीचैट पर ऐड करने के लिए एप्लीकेशन देते हुए कहने लगा कि वो इडियट कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही हूँ। जिनियो तो दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश हो गई कि जिबाए ने मेरे लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया, इसका मतलब तो यही हुआ कि वो आज भी मुझे पसंद करता है। जिनियो ने भी उसको वीचैट पर ऐड तो कर दिया, लेकिन अभी भी ऐसा दिखा रही थी जैसे मुझे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन
में जियोंग ने अपना बेकिंग क्लब न्यूट्रिशन क्लब में चेंज कर दिया था, जिसकी खुशी में रेंचो ने उसके लिए बुके सेंड किया है। जियोंग तो पोस्टमैन के हाथ से मजे मजे से बुके लेकर चली गई और पीछे देखा तक नहीं कि जो बुके लेकर आया है वो कोई और नहीं बल्कि रेंचो खुद था। फिर देखने पर उसे फौरन से हक कर दिया। रेंचो का काम खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन वो जियोंग को मिस कर रहा था, इसलिए मिलने के लिए चला आया। जियोंग उसका मास्क उतार देती है और रेंचो ने इसको किस कर दिया कि तभी उसे अपने लैब मेट्स की कॉल आई। वो लोग भी जियोंग को कांग्रेचुलेशंस करना चाहते थे उसके न्यू क्लब के लिए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि तुम कितनी अमेजिंग हो, तुमने रेंचो को भी इतना चेंज कर दिया कि वो लेट नाइट तक तुम्हारे साथ बातें करता रहता है। जिस पर जियोंग बोली कि वो मुझसे तो बातें नहीं करता, बल्कि मैं तो रात को देर तक जियाओ ही से बातें करती हूँ। यहाँ तो रेंचो की पोल ही खुल गई, क्योंकि जियाओ ही कोई और नहीं बल्कि रेंचो ही है, और इसीलिए तो वो ऐप शॉ के फोन में इंस्टॉल भी नहीं हो रहा था। पर जब रेंचो ने उसको क्लियर किया कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी गर्लफ्रेंड परेशान हो, मैं चाहता था कि वो हर बात मुझसे शेयर करे, इसीलिए तो मैंने इस ऐप का यूज किया, तो जियोंग ने भी उसको माफ कर दिया। आखिर ये सब कुछ उसने इसी के लिए ही तो किया था। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट पे हम जिबाई को देखते हैं, जो कि जिनियो को आउटिंग पर लेकर आया था, और यहाँ उसने सारी डेकोरेशन भी ऐसी ही की थी जो कि जिनियो को पसंद आए। खैर ये कुछ ज्यादा ही चिल्डिश हो गया था, लेकिन जिनियो को ये बात पसंद आई कि जिबाई ने उसकी फीलिंग्स के बारे में भी सोचा। कहीं न कहीं जिबाई को भी इस बात का एहसास हो गया था कि जरूरी तो नहीं कि जिनियो ही वैसा बने जैसा मैं चाहता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसी वो है मैं उसको वैसे ही पसंद करूँ। जिबाई उससे दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहता है, पर वो डायरेक्टली कह भी नहीं पा रहा। दूसरी तरफ हमें जियोंग को दिखाया गया, जो कि सारा दिन हॉस्पिटल में बिजी रही, काफी ज्यादा थक चुकी थी और अब फौरन से हॉस्टल जाकर आराम करना चाहती है। तभी उससे रेंचो की कॉल आई, जो कि उसको पीछे मुड़ने के लिए कह रहा था, और जियोंग बोली कि तुमने फिर से सू को कहकर मेरे लिए कोई सरप्राइज तो नहीं रखवा दिया। देखो, हमेशा उससे बोदर करना अच्छी बात नहीं। रेंचो बोला कि तुम पीछे मुड़ो तो सही, और जब वो पीछे मुड़ी तो रेंचो को अपने सामने देखकर फौरन से उसे हक कर देती है, बिल्कुल ही बच्चों की तरह। इस पर वो बोला कि मुझे तो लगा था कि मेरी जियोंग बड़ी हो गई होगी, पर नहीं, ये तो और चिल्डिश बन गई। और जियोंग बोली कि मैं बाकियों के लिए तो बड़ी हो सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए कभी नहीं। तुम्हें हमेशा मेरे ये चिल्डिश एक्ट्स बर्दाश्त करने होंगे। रेंचो को तो वो पसंद भी अपने चिल्डिश एक्ट्स की वजह से आई थी, भला उसे क्यों मसला होने लगा। लेकिन इसके लिए वो एक पनिशमेंट रख देता है, जो कि उसे किसिंग करना थी। अब वो चिल्डिश एक्ट कर सकती है, तो रेंचो उसे किस क्यों नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में रेंचो ने जिबाई के साथ मिलकर एक ट्रिप पर जाने का डिसाइड किया, क्योंकि वो काफी टाइम तक जियोंग से दूर रहा था। अब वो ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहता है। जिनियो तब तक उसके साथ जाने के लिए हाँ नहीं करती, जब तक कि जिबाई ने उसको अपने साथ जाने के लिए नहीं कहा। फिर जब जिबाई ने उसे अपने साथ जाने के लिए कहा, बताया कि आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तो इस पर जिनियो भी उनके साथ जाने के लिए राजी हो गई। अगले सीन में रेंचो और जियोंग बाय प्लेन जाने वाले थे, जबकि जिबाई और जिनियो को बाय रोड जाना था। वैसे जिनियो सोचती है कि बाय रोड जाना काफी रोमांटिक होगा, उसे बहुत मजा आएगा, पर जैसा जैसा उसने सोचा था ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। इधर ये दोनों एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, जहां इनकी मुलाकात होती है रेंचो के मॉम डैड से। इस बारे में रेंचो को तो अच्छे से पता था, पर जियोंग इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और फिर जब रेंचो ने इंट्रोड्यूस भी करवाया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है, क्योंकि ये सब कुछ काफी सडन हुआ। रेंचो की मॉम को तो जियोंग काफी ज्यादा पसंद आई, कहने लगी कि जिस तरह तुम्हारी आंटी ने बताया था, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो उससे कहीं ज्यादा क्यूट है। इसके बाद सभी साथ बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं, जहां जियोंग की तो पूरी बॉडी ही श्रिंक कर रही थी, और रेंचो उसका हाथ पकड़ लेता है उसको रिलैक्स करने के लिए। जबकि उसके पेरेंट्स भी काफी अच्छे थे, वो भी जियोंग को रिलैक्स कर देते हैं कि तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो, तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं। डैड को भी रेंचो काफी बदला बदला हुआ नजर आया, क्योंकि इससे पहले ना तो वो बातें किया करता था और स्माइल तो कभी उसे करनी आई ही नहीं। इसलिए भी वो दोनों समझ गए थे कि जियोंग हमारे बेटे के लिए कितनी ज्यादा लकी है। आफ्टर दैट फ्लाइट का टाइम हो जाता है, जियोंग और रेंचो को जाना पड़ा, लेकिन इससे पहले रेंचो अपने डैड से सीक्रेट बात करता है, और वो बात क्या थी ये तो हम आगे ही जान सकेंगे। इसके बाद प्लान का सीन दिखाया गया, जहाँ जियोंग को हॉरर मूवी देखनी थी। रेंचो ने उसको मना भी किया, पर नहीं, उसको तो देखनी ही थी। मूवी को देखते देखते वो काफी ज्यादा डर जाती है। इवन के विला पहुंचने के बाद भी उसे ऐसे लग रहा था जैसे ये किसी हॉरर मूवी का सीन हो। रेंचो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है, बताया कि अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, चेंज कर लो और फिर आराम से सो जाना। जियोंग को तो अभी भी वो मूवी वाले सीन नहीं भूले, जिस पर रेंचो बोला कि अगर तुम अपने रूम में नहीं जाना चाहती तो तुम मेरे रूम में मेरे साथ जा सकती हो। उसके सामने ब्रेव बनने के लिए जियोंग अपने रूम में चली गई, पर आधी ही रात को उसे अजीब अजीब किस्म के हेलुसिनेशन होते हैं। इवन के किसी के चीखने की आवाजें भी आने लगी। ऊपर से उसको पेंडिसाइड पेन भी होने
लगा। अब तो वो फौरन से रेंचो के रूम में पहुंच जाती है। कहना तो नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी उसे कहना पड़ा कि क्या आज की रात मैं तुम्हारे पास सो सकती हूँ? आई प्रॉमिस मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगी, अगर तुम कहोगे ना तो मैं नीचे फर्श पर सो जाऊंगी। जिस पर रेंचो बोला कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे ट्रीट करना चाहिए। इसके बाद दोनों को ही एक बेड पर सोना पड़ा और रेंचो उसको बेड टाइम की स्टोरी भी सुनाता है, बिकॉज वो जानता था कि जियोंग को डर लग रहा है और इस तरह उसका पेंडिसाइड पेन भी खत्म हो गया। दूसरी तरफ जिबाई मुश्किल से जिनियो को यहाँ तक ले आया था। उसे इतनी नींद आई होती है कि अपने रूम में भी नहीं जाती और जिबाई के ही बेड पर सो गई। इसी वजह से तो बेचारे जिबाई को भी सोफा पर बैठकर ही सोना पड़ा। इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ सभी एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं और रेंचो को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सारी रात सोया ना हो। जिनियो तो फौरन जियोंग से पूछने लगी कि सच सच बताओ कल रात तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था? जिस पर वो बोली कि मुझे कैसे पता होगा, मैं तो बेड पर जाते ही साथ सो गई। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियोंग सोते हुए बार बार खुद से ब्लैंकेट हटा देती और बेचारे रेंचो को ही उठकर उस पर ओढ़ना पड़ता। सारी रात यही तमाशा लगा रहा। जियोंग खुद तो मजे मजे से सो गई थी लेकिन बेचारा रेंचो बिल्कुल भी सो नहीं पाया। इसके बाद चारों हाइकिंग पर जाने का डिसाइड करते हैं जहाँ पहुँचने के बाद जिनियो तो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि फौरन आगे भागने लगी। रेंचो भी उसके पीछे चला गया उसका ख्याल रखने के लिए और यहाँ जियोंग जिबाई को समझाने लगी कि आपको दोबारा जिनियो के साथ रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। जिस पर वो बोला कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ पर समझ नहीं आती कि उसको कैसे बोलूँ क्योंकि ब्रेकअप करने का फैसला भी मेरा ही था। खैर तुम बताओ तुम्हारा और रेंचो का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसा रहा? जियोंग ने बताया कि हम दोनों डिस्टेंस पर तो जरूर रहे लेकिन एक दिन भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि रेंचो मुझसे दूर चला गया हो। जिबाई मजीद बोला कि इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अच्छा रहा, इसीलिए तो रेंचो ने दूसरी यूनिवर्सिटी में एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए भी डिसाइड कर लिया। इस 1 ईयर के एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में जियोंग तो नहीं जानती थी इसलिए उसे काफी बुरा लगा। तभी जिबाई को रेंचो की कॉल आई और वो फौरन से वहाँ पहुँच जाता है क्योंकि जिनियो के पैर में मोच आ गई थी। रेंचो उसको डांट रहा था कि मैंने मना भी किया था तुम्हें भागने से पर तुम जरा भी किसी की नहीं सुनती, लेकिन जिबाई उसको काफी नाइसली डील करने लगा। जियोंग भी रेंचो का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई ताकि ये दोनों यहाँ अकेले टाइम स्पेंड कर सके। यहाँ जाते हुए जियोंग दिल ही दिल में सोच रही थी कि रेंचो ने मुझे उस एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में क्यों नहीं बताया, क्या उसे ऐसा लगता है कि मैं उसके बगैर भी रह सकती हूँ। दूसरी तरफ जिबाई जिनियो को गाड़ी तक ले आया था, उसको प्रपोज भी कर देता है, बताया कि मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी भी इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लूंगा जो कि तुम्हें हर्ट करे। जिनियो तो कब से रेडी बैठी थी उसके मुंह से ये सुनने के लिए। इस पर वो जिबाई को हक कर देती है और एंड टाइम पर यहाँ रेंचो और जियोंग भी पहुँच जाए। उनको देखकर जिनियो बोली कि अब मैं तुम दोनों के सीनियर की गर्लफ्रेंड बन चुकी हूँ इसलिए मेरी रिस्पेक्ट करना। वो दोनों भी इनको दोबारा रिलेशनशिप में आने पर कांग्रेचुलेशंस कह देते हैं। नेक्स्ट सीन में रेंचो जियोंग को सरप्राइज देने के लिए एक जगह पर लेकर आता है जहाँ काफी अंधेरा था। फिर एकदम से ग्रीन लाइट्स ऑन हो जाती है और रेंचो ने बताया कि ये आइडिया मुझे मेरे डैड ने दिया था तुम्हें स्पेशल फील कराने के लिए। एक बात ऐसी है जो मैं अभी तक तुम्हें नहीं बता सका और वो ये कि मैंने 1 ईयर के एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया था। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें अच्छी लाइफ देने के लिए मुझे ये स्टेप भी उठाना पड़ा। इस पर जियोंग बोली कि मैं जानती हूँ मेरा बॉयफ्रेंड कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जो मुझे हर्ट करे और मैं वादा करती हूँ कि इस 1 साल में मैं भी अच्छे ग्रेड्स लेकर तुम्हें प्राउड फील कराऊंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि जिया स्टडी के लिए अब्रॉड जाने वाली थी और जियोंग भी रेंचो के साथ उसे सी ऑफ करने के लिए आती है। जितना बुरा जिया ने उसके साथ किया था इस पर उसे लगा तो नहीं था कि जियोंग उससे मिलने के लिए आएगी, पर जियोंग ने सब कुछ भूलकर दोबारा से उसको अपनी दोस्त कहा। बताया कि अगर उस रात तुमने मुझे ये एहसास ना दिलाया होता कि मैं कितनी ज्यादा डरपोक हूँ तो शायद कभी भी रेंचो को अपनी फीलिंग्स ना बता पाती। जिया को इस बात की खुशी होती है कि जियोंग ने उसको माफ कर दिया। वही जियान भी पहुँच आया उसके लिए गिफ्ट लेकर, पर जब रेंचो ने देखा कि जियान जियोंग के साथ खड़ा हो गया तो जेलस के मारे इनको दूर करने के लिए इनके बीच में आ जाता है। कहने लगा जिया तुम्हारी दोस्त है तो मेरी भी दोस्त हुई, इसलिए मैं भी उसको गुड बाय करना चाहता हूँ। जियोंग भी अच्छे से समझ गई थी कि रेंचो जेलस हो रहा है, इसलिए वो इन दोनों को अकेला छोड़कर उसे अपने साथ ले गई। जिया दिल ही दिल में जियोंग को देखकर उसकी हैप्पीनेस के लिए दुआएं करती है क्योंकि उसके साथ इतना बुरा करने के बावजूद भी जियोंग ने उसको माफ कर दिया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि रेंचो जियोंग को उसका बर्थडे सरप्राइज देने के लिए उसे एक गेम खेलने के लिए लेकर आता है जहाँ उनको डिफरेंट तरह के मिशंस कंप्लीट करने थे। यहाँ जियोंग बियर को पानी समझकर पी लेती है और उसका ड्रंक होना हमेशा डेंजरस ही तो रहा क्योंकि वो कुछ न कुछ ऐसी हरकत जरूर कर देती है। इस बार ड्रंक होने के बाद जियोंग रेंचो को किसिस करने लगी जबकि रेंचो खुद को उससे दूर रखता है क्योंकि वो नशे की हालत में उसका कोई भी फायदा नहीं उठाना चाहता।
पर तभी उसे पता चला कि जियोंग ड्रंक नहीं है, बल्कि वो ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही है सिर्फ और सिर्फ रेंचो को सताने के लिए। इस पर वो बोला कि अच्छा तो तुम मुझे सता रही थी, चलो अब तुम्हें सताने की मेरी बारी। इस तरह उन दोनों की फर्स्ट नाइट एक साथ गुजरती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि रेंचो को जियोंग का उसके पास होना काफी खुशी दे रहा था और फिर उसके उठने पर उसको बर्थडे विश किया। बर्थडे के साथ साथ उसके लिए एक और सरप्राइज भी था जो कि प्रपोजल रिंग थी और उसे पहना देने के बाद दोनों ही हमेशा के लिए एक रिश्ते में बंध गए। इसके बाद दोनों की लाइफ में दूरियां भी आई, अपने कैरियर पर भी फोकस किया, लेकिन कभी भी एक दूसरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि हमारे प्यार में कमी आ गई हो। तो गाइज इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग होती है।